अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक नावल दरख्शां। लास्ट एपिसोड। वो रात सावरी की मौत के सबब हमारे लिए और वहशतनाक बन गई। जेकब को उसकी मौत का सबसे ज़्यादा सदमा था। उसने एक बार यही कहा कि हम पर जो तबाहियाँ आ रही हैं या आने वाली हैं वो सब इस बात का नतीजा है कि हम अपने अकीदे से दूर हो गए हैं। सावरी की मौत की इतला को उसने नहायत सब्र और ज़ब्त से सुना, फिर बोला, यह सब कुछ औरिगा की वजह से हुआ। हमारे जहन पुरस्रार वाक़यात की वजह से थके हुए थे, इसलिए हमने उस वक्त जेकब की बात का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। साबरी की मौत ने हमारी भूख प्यास उड़ा दी थी। चुनाचे उस रात हम भूखे प्यासे ही लेट गए और जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गए। दूसरी सुबह खासी खुशगवार थी। हम तकरीबन एक साथ ही बेदार हुए। हमारे चेहरों पर सावरी के अचानक जुदाई का एहसास अभी तक मौजूद था। मुझे इस वक्त एक प्याला गर्मा गर्म चाय की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने इसका इजहार नहीं किया। कुछ सोचकर उठा और साहिल की जानिब लंबे लंबे कदम उठाने लगा। हम भी आ रहे हैं जमाल, इतनी जल्दी किस बात की है? जेकब की आवाज़ पर मैंने पलट कर देखा। वो भी कैलाश के साथ तेज तेज कदम बढ़ाता मेरी जानिब आ रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश के तासुरात और नुमाया थे। मुझे हंसी आ गई। वह समझ रहे थे कि शायद सावरी की मौत से दिल बर्दाश्त होकर मैंने भी खुदकुशी का इरादा कर लिया है। उन्हें शायद याद नहीं रहा कि आज ओरिगा ने हमसे गार के धाने पर मुलाकात का वादा किया था, और उसकी वो पाबंदी भी सूरज गुरूब होते ही ख़त्म हो चुकी थी कि मैं दरख्शां से गुफ्तगू ना करूं। दरख्शां को पा लेने का तस्वुर ही मेरे लिए बेहद राहत जहाँ और खुशकुन था। मैंने कैलाश और जेकब को करीब आता देखकर अपनी रफ्तार कम कर दी। इस वक्त तुम साहिल की तरफ किस गर्ज से जा रहे हो? जेकब ने मेरे करीब आते हुए बेहद संजीदगी से पूछा। फिक्र मत करो फादर जेकब, फिलहाल मेरा खुदकुशी का कोई इरादा नहीं। अगर कभी जहन में ऐसा कोई खलल पैदा हुआ तो तुम्हें 24 घंटे कबल आगाह कर दूंगा, ताकि तुम इत्मीनान और सुकून से मेरे लिए दुआएं खैर कर सको, मैंने हंसकर कहा। सुन रहे हो कैलाश? जमाल की खुदकुशी की इतला सुनकर मुझे इत्मीनान और सुकून हासिल होगा, जेकब के लहजे में शिकवा था। मेरा ख्याल है कि हम जिस वक्त साल तक पहुंचेंगे बोगा वहां मौजूद होगा। मैंने मौजू बदला तो कैलाश चौंक उठा। क्या तुम बोगा से आज किसी खास मकसद से मुलाकात का इरादा रखते हो? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि उस पर सावरी की मौत का क्या रद्द-ए-अमल होता है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वो 3 अल्फाज जो सावरी की मौत का सबब बन गए, मुमकिन है बोगा उनके बारे में कुछ जानता हो। क्या तुम बोगा से पूरी तफसील बयान करोगे? नहीं, सिर्फ उन मुबहम अल्फाज के बारे में दरियाफ्त करूंगा। जमाल, जेकब संजीदा हो गया। क्या तुम उन मनहूस अल्फाज को भूल नहीं सकते? क्यों? वो चीज़ें, साहतें और बातें जो हमारे लिए निजस साबित हों, हमें उन्हें यकसर फरामोश कर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर बोगा को कुछ इल्म हुआ भी तो वो अपनी ज़ुबान खोलने की हमाकत कभी नहीं करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम साहिल के करीब पहुंचे तो हस्बे मामूल बोगा अपने एक पुजारी के साथ कश्ती में बैठा हमारे लिए नजराने ला रहा था। उसने दूर से हाथ बुलंद करके हमें विश किया। जवाब में मैंने और कैलाश ने भी हाथ बुलंद कर दिए। जेकब खामोश खड़ा किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक रहा। बोगा ने साहिल पर कदम रखने के बाद हमसे बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया। उसके हमरा जो पुजारी था वो कश्ती पर बारे सामान उतार उतार कर किनारे पर रखने लगा। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। फिर मेरे बजाय कैलाश ने अचानक कहा, बोगा, मेरा ख्याल है कि साबरी की मौत की खबर सुनकर तुम्हें यकीनन दुख होगा। क्या? बोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कैलाश को घूरते हुए हैरत से पूछा, क्या साबरी इस दुनिया में नहीं रही? हमने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसने बुलंद चट्टानों से झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मेरा लहजा स्पाट और खुश्क था। नहीं नहीं, ऐसा नामुमकिन है। या फिर? बोगा ने मुझे तीखी नज़रों से देखा। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि उसे मुकद्दस औरिगा ने अपनी खिदमत के लिए पसंद कर लिया है? हाँ, मैंने यही कहा था, मगर तुमने बोगा से झूठ कहा था, वो तिलमिला गया। मुकद्दस औरिगा अजीम कुव्वतों का सरचश्मा है, वह जिंदगियों का खालिक है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि उसने अपने इंतखाब को मौत के घाट उतार दिया हो सकता है कि सावरी से कोई गलती सरजद हो गई हो, कैलाश ने कहा। नामुमकिन, बोगा बड़े एतमाद से बोला। तुमने या तो पहले द्रोहगोई से काम लिया था या अब। होश में रहकर गुफ्तगू करो बोगा। कैलाश का लहजा सर्द हो गया। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। नहीं, बोगा के लहजे में एहतजाज था। मैं अभी तक अपने अहद पर कायम हूँ, लेकिन तुमने बदअहदी का सबूत पेश किया है। साबरी तुम्हारे पास औरफीना कबीले के सरदार की एक मुकद्दस अमानत थी, तुमने उसे मार डाला। अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश मत करो बोगा, मैं गरज कर बोला। क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मेरी ये पुरस्कार कुव्वत मुकद्दस औरिगा के मुकाबले में भी कहीं ज़्यादा है? क्या तुम समोरा और उसके बदबख्त साथियों का अंजाम इतनी जल्दी फरामोश कर बैठे? समोरा ने गद्दारी की थी इसलिए कैफरे किरदार तक पहुंच गया, लेकिन बोगा की नीयत में कोई फतूर नहीं जो वो हालात से खौफजदा हो। तुम क्या कहना चाहते हो?
बोगा सिर्फ हक बात जानना पसंद करता है। वो ठोस आवाज़ में बोला, मुझे बताओ मेरे मोहतरम दोस्त, सावरी की मौत किस तरह वाक़ई हुई? मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने सावरी के सिलसिले में मसलहतन एक झूठ बोला। मैंने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कहा, उसे ओरिगा ने अपनी खिदमत के लिए पसंद नहीं किया था, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सावरी की मौत में ओरिगा के इरादे का दखल ज़रूर है। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझ सका। मैंने इस बार बराह रास्त बोगा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताने की जहमत गवारा करोगे कि जैसी का मकलूश और आरमबाग के क्या मायनी है? पुजारी जो कश्ती से फलों की टोकरियां उठा रहा था गड़बड़ा गया। टोकरी उसके हाथ से गिरी तो फल झील में तैरने लगे और फटी फटी निगाहों से यूं हमारी सिमत देखने लगा जैसे उससे सख्ता हो गया हो। बोगा की निगाहों में भी खौफ व दहशत के असरात नुमाया हो गए। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई, जैसे वो 3 अल्फाज उसके एसाब पर किसी बॉम्ब की तरह एक हौलनाक धमाके से फटे थे। कुछ देर तक हम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। फिर बोगा ने बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए पूछा, तुमने ये अल्फाज कहाँ सुने थे? ये अल्फाज देवताओं के देवता मुकद्दस ओरिगा की जुबान से अदा हुए थे। तो क्या क्या तुम वहां तक पहुंच गए? बोगा सरतापा कांप उठा। सावरी मुझे इन लफ्ज़ों का मतलब बताने जा रही थी कि नादीदा कुव्वतों ने उसे जुनूनी हालतों से दो चार कर दिया और उसने अच्छा किया। बोगा लरसते हुए बोला, अगर वो अपनी कुर्बानी पेश ना करती तो भूरी पहाड़ियों का पूरा इलाका रुई के गालों की मानंद फटकर फिजा में बिखर जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। मुझे यकीन था बोगा कि तुम बाहसियत सरदार के बहुत कुछ जानते होगे। क्या तुम? नहीं, वो चीख उठा, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। आशूक होगा, राहु बकार, मी गोरा। कश्ती पर खड़ा हुआ पुजारी हजियानी अंदाज में चिल्लाने लगा, अबीश, मी गोरा, रागू रागू। जवाब में बोगा ने भी चिल्लाकर कुछ कहा, फिर लपक कर कश्ती में छलांग लगा दी। तनुमंद पुजारी ने कश्ती को तेजी से वापस कबीले की जानिब खेना शुरू कर दिया। बोगा जोर जोर से अपना मुंह पीट रहा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो नादीदा कुव्वतों से मुआफ़ी मांग रहा हो। मैंने और कैलाश ने उसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, मगर पुजारी के हाथ चप्पू को मशीनी अंदाज में चला रहे थे। हमारा दरमियानी फासला बढ़ता गया। मैंने पहले ही कहा था, जेकब बुदबुदाया, वो बातें जो मनहूस हों उन्हें भुला देने में ही आफियत है। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं साबित हुआ। मैंने जेकब की बात नज़रअंदाज करते हुए कैलाश को मुखातिब किया। सावरी की तरह बोगा भी इन लफ्ज़ों के बारे में वाकिफ़ है, लेकिन यह भी जानता है कि ज़ुबान खोलने का अंजाम क्या होगा। क्या तुम इसी मकसद से साहिल की तरफ आए थे? हाँ। तुमने सख्त हमाकत का सबूत दिया है, जेकब ने तल्खी का इजहार किया। मुझे उम्मीद नहीं कि अब बोगा और उसके साथी कल से हमारे लिए नजरानिया खाने का सामान लाएंगे। वह जो कुछ लाते हैं अपने देवताओं के लिए लाती हैं, जेकब ने जवाब दिया। उन्हें हमारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं। हो सकता है कि वो 3 लफ्ज़ जो अभी तक हमारे लिए मुअम्मा बने हुए हैं वही हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाए, जेकब ने कहा। मुमकिन है नादीदा कुव्वतों की जानिब से वो कोई ऐसा इशारा हो जो हमें मुसीबतों में घेरने की खातिर पहले से तय कर लिया गया हो। जेकब ने यकीनन एक अहमकाना बात कही थी। कैलाश पलटकर कोई सख्त जवाब देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त टॉमी के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। हम तेज़ी से गार के धाने की जानिब दौड़ने लगे और फिर मुझ पर शादी अमर की कैफियत तारी होने लगी। ओरिगा अपने वादे के आन मुताबिक गार के धाने के करीब खुले आसमान के नीचे खड़ा हमारी सिमत देख रहा था। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो हमने मकबरे में देखा, लेकिन दरख्शां हल्के आसमानी रंग के लिबास में थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसके रुखसारों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहटें रक्स कर रही थी और आंखें मेरे ऊपर जमी हुई थी। मैं उन आंखों के सैर में डूबने लगा। टॉमी ने हमें देखकर भौंकना बंद कर दिया और तेजी से दुम हिलाने लगा। मैंने करीब पहुंचकर ओरिगा की जानिब देखा। दरख्शां के हसूल के सिलसिले में मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन ओरिगा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे झुरझुरी आ गई। उसकी आंखों में मेरे लिए कहर व गज़ब था, नफरत थी, हकारतें उबल रही थीं। मैंने उन निगाहों से बचने की खातिर दरख्शां की जानिब मुतवज्जा होने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपने इरादे में मायूसी का शिकार होना पड़ा। और तब किसी अनजाने खौफ के एहसास से मैं सरतापा लरजने लगा। ओरिगा की खूंखार निगाहों से कहर व गज़ब की चिंगारियां उड़ रही थीं। वह मुझे जिन नज़रों से देख रहा था उनमें दुनिया जहान की नफ़रतें और हकारतें उबल रही थीं। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा सैर था कि मैं अपनी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल न कर सका। कुछ देर तक इसी मामूल की तरह उसकी आंखों की गहराइयों में गोते लगाता रहा। फिर एक ख्याल तेजी से मेरे जहन में उभरा। मैंने अपना सीधा हाथ बुलंद किया और मजजूब की अंगूठी को निहायत अदब एहतराम से चूम लिया। मेरा ख्याल गलत नहीं साबित हुआ। लकड़ी की अंगूठी को अकीदत से चूमते ही मैं ओरिगा की निगाहों के सैर से आज़ाद हो गया। उसकी निगाहों के तेवर भी बदलने लगे। मैंने पलटकर दरख्शां की सिमत एक नज़र डाली। वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी। उसकी सहरंगेज़ आंखों की मकनातीसी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मैंने अपने इरादों की तकमील की खातिर कदम बढ़ाया, लेकिन ठिठक कर रुक गया। ओरिगा की ठोस और भारी आवाज़ मेरी कुव्वत समाज से टकराई।
जमाल असगर, मैं हस्बे वादा तुम्हारी अमानत वापस लौटाने आ गया हूँ। मैं मुकद्दस औरिगा का शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज समझता हूँ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों के जाविये तब्दील हो चुके थे। चेहरे पर फितरी करख्तगी के इजहार के तौर पर जो सिलवटें नुमायां हुई थी वह बतदरीज ख़त्म हो रही थी। क्या मैं यकीन कर लूँ कि तुम अब वसवसों की कैद से छुटकारा हासिल कर चुके हो? वह शाहाना वकार से बोला। दरख्शां का हसूल मेरी ज़िंदगी की सबसे नुमायां कामयाबी है। मैं इस वक्त बेहद मसरूर हूँ, लेकिन कुछ सवालात ऐसी हैं जो मेरे जहन में बदस्तूर बाकी हैं। मैंने संजीदगी से कहा। क्या मुकद्दस औरिगा मेरी उलझनों को दूर कर सकता है? जो आंखें पूरी कायनात पर मुहित हों वह दिलों की गहराइयों में भी झांक सकती हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी का सबब क्या है। क्या परेशानियाँ दूर करने में तुम्हारी अक्ल दानिश मेरी मुआवनत नहीं करेगी? तुम्हें जिस गौहरे नायाब की तलाश थी वह मिल गया। कनात करने वाले तफक्करात और उलझनों से दूर रहते हैं। मैं इसके बावजूद असरार करूँगा कि मुझे मुतमईन किया जाए। मैंने जिद की। तुम्हें जीनी याद होगी। उसके होंठों पर एक मायनी खेज तबस्सुम उभर आया। शायद उसने तुम्हें बावर कराने की कोशिश की थी कि तुम औरिगा के मुकाबले में ज़्यादा पुरस्रार कुव्वतों के मालिक हो। हाँ, जीनी ने यही कहा था। मैंने उसे टटोलने की खातिर उलझाने की कोशिश की। बिसात की चालों पर तुम्हारी नज़र ज़्यादा तेज़ तेज़ गर्दिश करने की आदि दिखाई देती है। क्या तुम जीनी की बात की तरदीद करोगे? वक्त ने तुम्हारी ज़ुबान को आज़ाद कर दिया है, लेकिन अभी तुम अल्फाज की तरतीब से नावाकिफ़ हो। उसके लहजे में तंज था। बुलंदियों का मफ़हूम सब समझते हैं, मगर वो लाखों में चंद होते हैं जो उसे हासिल भी कर लेते हैं। तुम मेरा शुमार किस कितार में करोगे? मैंने तीखे लहजे में पूछा। वो जो अभी तक तलाश में सरगर्द हैं, या वो बुलंदियों पर परवास करने की खातिर बड़ी मश्क, बड़ी कठिन रियाजतों की ज़रूरत होती है जमाल असगर? उसने जवाब दिया। तुम खुशकिस्मत हो जो किस्मत की देवी तुम पर मेहरबान हो गई, लेकिन अभी तुम्हें कुंदन बनने के लिए आग के शोलों से गुजरना होगा। दाव पेच सीखने की खातिर उखाड़े में उतरना होगा। जीतने के लिए बड़े बड़े सूरमाओं को भी पहले हार का सामना करना पड़ता है। कुछ दाव ऐसे भी होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता। मैंने अंगूठी वाला हाथ फिजा में बुलंद करते हुए मायने खेज अंदाज में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जिसे तरियाक समझ रहे हो, मैं उसे अंधे की लाठी कहूँगा। औरिगा ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से लकड़ी की अंगूठी को देखते हुए जवाब दिया। जहाँ तक मेरी निगाहें ना जा सकती हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें सदियाँ दरकार होंगी। मुझे यकीन था तुम्हारी आंखें इतनी बुलंदी तक परवाज नहीं कर सकेंगी। मैंने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो उसके तेवर एक लम्हे को खतरनाक हो गए, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। मैं तुम्हारी बात की तरदीद नहीं करूँगा। मैंने कई बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुव्वत परवाज जवाब दे गई। वह मुस्कुरा कर बोला, गोया तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हो। मैंने कहा ना, वक्त ने तुम्हारी ज़ुबान को बेलगाम कर दिया है, मगर तुम अल्फाज की तरतीब से नावाकिफ़ हो। वो मुझे घूरते हुए बोला। शिकस्त तस्लीम करने और थक कर बैठ जाने में बड़ा फ़र्क है। गौर से मेरे बुढ़ापे पर एक नज़र डालो। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी उम्र का तखमीना लगा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल। मैंने यूं ही हवा में तीर छोड़ा। अभी तुम तिफले मकतब हो जमाल असगर। वो मुस्कुरा दिया, फिर संजीदगी से बोला, क्या तुम यकीन करोगे कि मेरी उम्र 1500 साल से भी ज़्यादा है? शिकरा बज़ाहिर एक ऊँगता हुआ परिंदा नजर आता है, लेकिन जब अपने शिकार पर झपड़ता है तो उसकी उम्र या कुव्वत का तयन नहीं करता। पल भर में दबोच कर बेबस कर देता है। मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा। शिकरे की परवाज़ भी बहुत बुलंद होती है। खतरे की बू पाकर बिजली की मानंद लपकता है, और मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने पुरवकार अंदाज में हाथ उठाकर मुझे रोकते हुए कहा, तुमको वक्त ने बोलना ज़रूर सिखा दिया, लेकिन अभी इस फ़न में महारत हासिल करने में तुम्हें खासा वक्त लगेगा। जेकब और कैलाश मेरी बातों से उकताने लगे। जेकब दरमियान में बोल पड़ा, मुकद्दस औरिगा, तुम देवताओं के देवता हो। मैं तुम्हारी कुव्वत का नाकाबिल यकीन कारनामा भी अपनी गुनाहगार आंखों से देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे कमल तुम्हारी शख्सियत की नफ़ी करता है। मैंने नहीं फादर जेकब। सावरी को नजीम कुव्वतों ने मौत से हमकनार कर दिया, जो अपना राज दूसरों पर अय्या नहीं करना चाहती। औरिगा ने तेजी से जवाब दिया तो मैं भी शश्त रह गया। क्या तुम उन कुव्वतों से वाकिफ़ हो? कैलाश ने पूछा। वो सब औरिगा की गुलाम है। वो शाहाना अंदाज में बोला। हर लम्हा औरिगा की पलकों की जुम्बिश पर निगाह रखती हैं। वो लाजवाल कुव्वतें हैं मेरे दोस्त, लेकिन तुम उनकी बेपनाह ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गोया तुम हमें अपनी बेपनाह कुव्वतों से मरूब करने की कोशिश कर रहे हो। जेकब निहायत मासूमियत से बोला। क्या ये बात तुम्हारे शायान शान थी कि तुम्हारी पलकों की जुम्बिश ने मसीह की एक पैरोकार को मौत की अबदी नींद सुला दिया था? मुझे अफसोस है मेरे मोहतरम दोस्त, लेकिन सावरी ने अपनी हदूद से तजावुज़ करने की कोशिश की थी। दरख्शां मेरी ज़िंदगी। मैंने औरिगा को नज़रअंदाज करके दरख्शां को मुखातिब किया। क्या तुम अपने जमाल को नहीं बताओगी कि जैसिका, मखलूश और आरम्बा के क्या मायनी है? जवाब में दरख्शां ने हैरत से औरिगा की सिमत देखा, फिर मुझे खाली खाली नज़रों से घूरने लगी। उसके अंदाज में बेबसी महसूस करके मैं तड़प उठा। दरख्शां की नीलगो आंखों में हसरतें मचल रही थीं।
शायद वो भी मुझे जवाब देने से गुरेज कर रही थी। ओरिगा की दहशत ने गालिबन उसे भी खौफजदा कर रखा था। नहीं जमाल असगर, तुम गलत नतीजा अखज़ कर रहे हो। ओरिगा ने मेरी सोच को पल भर में पढ़ते हुए संजीदगी से जवाब दिया। दरख्शां के बारे में इतनी जल्दी अपने दिल और दिमाग में शकूक और शुबहात को कोई जगह मत दो। वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें ज़मीन दोस्त तहखानों में खामोश रहने की ताकीद की थी। तुमसे एक रात की मोहलत तलब की थी। मुझे अपने इरादों में नाकामी नहीं हुई। मैं जो चाहता था वो पूरा हो गया। तुम क्या चाहते थे? मैंने धड़कते दिल से पूछा। मैं तुम्हारी दरख्शां को गूंगा और बहरा करना चाहता था। नहीं, मैं चीख उठा। मैंने दरख्शां की सिमत देखा। वह बेबसी के आलम में गुमसुम खड़ी हमें फटी फटी नज़रों से देख रही थी। हमारी हरकतों, हमारे चेहरों के तासुरात को यूं पलकें झपका झपका कर मासूमियत से देख रही थी, जैसे इनका मफहूम समझने की कोशिश कर रही हो। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैंने निगाहों का जाविया तब्दील किया और ओरिगा को घूरने लगा। परेशान मत हो मेरे बच्चे, ओरिगा ने खिलाफे तवक्को बुजुर्गाना शफकत का इजहार किया। तुम्हारी दरख्शां इस वक्त जिस कैफियत से दो चार है, वह महज आर्जी और वक्ती है। मेरे मरने के बाद इसकी कुव्वत गोवियाई और समात वापस लौट आएगी। और तुम, क्या जैक्सन ने तुम्हें हंगारू के हवाले से नहीं बताया कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं? उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जहन अभी कच्चे हैं। तुम्हारी तहजीब ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि वो ओरिगा की बुलंदियों को छू सके। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मेरे एहसासात और जज्बात भी वही होते जो इस वक्त तुम्हारे हैं। यही जज्बात तो हैं जो इंसान को गलत रास्ते पर लगा देते हैं। ज़रा ठंडे दिल से गौर करो। अगर मुझे तुम्हारी अमानत की हिफाजत मंजूर ना होती तो मैं अपने इल्म के ज़ोर से इतने अरसे इसके जिस्म और रूह की हिफाजत क्यों करता? तुम साबरी का अंजाम अपनी आंखों से देख चुके हो। क्या मैं तुम्हारी अमानत को भी बर्बाद नहीं कर सकता था? ओरिगा के लहजे में तलवार की काट थी। मैं खजल हो गया। मुकद्दस ओरिगा, जेकब ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, क्या तुम मौत पर काबू पा सकते हो? कुछ देर इंतजार करो फादर जेकब, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ओरिगा किस कुव्वत का नाम है। क्या तुम दरख्शां की जिस्म और रूह को? मैं जानता हूं कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए कि तुम्हारी साइंस अभी हज़ारों साल पीछे है। वो बातें जो तुम्हारी समझ से बालातर हों, तुम उन्हें शोबदाबाजी या फ़रेब नज़र तस्वुर करते हो। कुछ दिनों बाद तुम्हें मेरा वजूद भी एक वाहमा महसूस होगा, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारा इल्म अभी तरक्की पजीर है। तुम दिलों के सरबस्ता राज नहीं पढ़ सकते, तो इन अलूम और लाजवाल कुव्वतों को क्या समझोगे जो मुझे हासिल हैं? तुम्हारे दानिश्वर और उनके महदूद ज़हन मेरी अक्ल दानिश की एक मामूली किरण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुमने शऊर की बुलंदियों को तस्खीर कर लिया होता तो मुझ तक पहुंचने की खातिर इतना तवील और परेशान कुन बहरी सफ़र कभी न अख्तियार करते। क्या यहाँ तक पहुंचने का कोई मुख्तसर रास्ता भी है? कैलाश ने संजीदगी से पूछा। नहीं, ओरिगा ठोस आवाज़ में बोला। बेहतर होता अगर हमारी तरह तुम भी अपना जिस्म छोड़कर खला में सफ़र करते हुए यहाँ आ जाते। क्या मतलब? जेकब चौंका। क्या जिस्म के बगैर फ़िज़ा में सफ़र करना मुमकिन है? हाँ, वो जो रूहानी तौर पर बहुत बुलंद हो, वो जिस्म के बगैर भी हज़ारों मील की मुसाफत पल भर में तय कर लेते हैं। ओरिगा ने हमें घूरते हुए कदर हकारत से कहा। यह वस्फ़ आज से हज़ार साल पहले के इंसानों में मौजूद था। अब तुम इन बातों को क्या कहते हो? मैं समझ रहा हूँ, जेकब ने मुदब्बराना अंदाज में तायद की। मजहब से गुमराही ने हमें पस्ती की तरफ माइल कर दिया है। मैं खामोशी से ओरिगा की फ़लसफ़ियाना बातें सुनता रहा, मगर मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा जहन उसकी बातों से उलझ रहा था। उसने कहा था कि जब तक वो जिंदा है दरख्शां गूंगी और बहरी रहेगी। ये अगर हकीकत थी तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया थी। वो जो मेरी ज़िंदगी थी मेरी निगाहों के सामने मुजस्मा हुस्न बनी खड़ी थी, लेकिन हम एक दूसरे से गुफ्तगू करने से कासिर थे, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात समझने से कासिर थे। मुझे ओरिगा की इल्मी काबिलियत या रूहानी बरतरी से भला क्या लगाव हो सकता था? मुझे तो सिर्फ उसकी मौत का इंतज़ार था, जिसके बाद दरख्शां की कुव्वत गोवियाई और समात उसे वापस मिल सकती थी। जमाल असगर, मेरे बच्चे, तुम जो कुछ सोच रहे हो उसे क्या नाम दोगे? खुद गर्जी, मतलब परस्ती या कुछ और? तुम अगर दिलों का हाल पढ़ सकते हो तो जज्बात में उठने वाले तूफान का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। मैंने साफ गोई से कहा। तुम मुझसे शाकी हो इसलिए कि मैंने तुम्हारी दरख्शां को बोलने और सुनने की कुव्वत से महरूम कर दिया। मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारा रद्द अमल क्या मुझसे मुख्तलिफ होता? मैं यकीन के साथ तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे इसकी वजह ज़रूर दरियाफ्त करता, इसलिए कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। कोई अमल बिला सबब नहीं होता, कोई ना कोई मुहर्रक ज़रूर होता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल था कि वह खूबसूरत अल्फाज से खेल रहा था। नहीं नहीं नहीं। ओरिगा मेरी सोच पढ़कर तिलमिला उठा, गुस्से की शिद्दत से अपने होंठ लहू लुहान करने लगा। कुछ देर तक वह जुनून की कैफियत से दो चार रहा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, जमाल असगर, मुझे तुम्हारी दरख्शां और तुम्हारा मुस्तकबिल अजीज़ ना होता तो जानते हो क्या होता? तुम्हारा निसफ जहाज़ तुम्हें और तुम्हारे साजो सामान को लेकर औरफीना के साहिल पर कभी ना आता।
समुंदर के हौलनाक तूफान तुम्हें भी रौंद कर जहन्नुम रसीद कर सकते थे। औरिगा, मैंने खुद को संभालते हुए संजीदगी से पूछा, क्या ये गलत है कि तुम्हारी इन मेहरबानियों के पीछे तुम्हारी अपनी भी कोई ख्वाहिशकार फर्म है? हाँ, अब तुमने एक कायदे की बात कही है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं मरने से पेशतर किसी को अपनी तमाम कुव्वतें सौंपने के बारे में सोच रहा था। मेरी नज़रें कुर्रे अर्ज़ पर अपने किसी जानशीन को तलाश कर रही थी कि तुम और दरख्शां मेरी निगाहों में आ गए। मैंने तुम्हारी दरख्शां का इंतखाब कर लिया और फिर तुम्हारे वो दुश्मन कामयाब हो गए जो एक अरसा से दर पे आज़ार थे। तो क्या वो तुम थे जिसने मेरे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर दिए थे? मैंने औरिगा को हकारत से घूरा। मेरी निगाहों में खून उतर आया। मैंने दरख्शां की सिमत देखा। वो बदस्तूर मासूम सूरत बनाए खामोश खड़ी हुई हमारे चेहरों को देख रही थी। जो कुछ तुम्हारी दरख्शां के साथ हुआ वो मेरी नज़रों का एक इशारा था। औरिगा ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। इसके बाद वो अल्फाज जो मरते वक्त दरख्शां की ज़ुबान से अदा हुए वो भी मेरी लामहदूद कुव्वत का एक अदना सा करिश्मा था। मेरे ही माँ पर उसने तुमसे वादा लिया था कि तुम उसे पाने के लिए एक तवील सफ़र करोगे, और उस सफ़र के दौरान जो वाक़यात और हादसात पेश आते रहे, क्या तुम उनकी तफसील भी सुनना पसंद करोगे? रब्बे अजीम की कसम, तुम्हारी बातें मेरी खोपड़ी में नहीं समा रही हैं, जेकब ने मध्यम आवाज़ में कहा। क्या तुम दरख्शां के जिस्म को यहाँ उठा लाए थे? कैलाश ने पूछा, फिर कुछ उलझते हुए बोला, लेकिन शरीर को छू मंतर कर देना? सब कुछ तुम्हारी निगाहों के सामने है, तुम चाहो तो इसे एक ख्वाब समझ लो। औरिगा हमारी भुखलाहट पर मुस्कुराया, फिर मुझे मुखातिब करके संजीदगी से बोला, जमाल असगर, मैंने तुम्हारी दरख्शां को अपनी तमाम कुव्वतें सौंप दी हैं। मेरे मरने के बाद वो लाजवाल कुव्वतों के मालिक होगी। फिर तुम दोनों नाकाबिले तस्खीर बन जाओगे। क्या इस मनहूस जजीरे से हमारी वापसी भी मुमकिन होगी? जैकब ने पूछ लिया। हाँ, तुम बहुत जल्द यहाँ से वापस लौट जाओगे, औरिगा, कैलाश ने कहा। क्या तुम मुझे बताओगे कि? नहीं मेरे दोस्त, अभी तुम उन 3 अल्फाज के मायने नहीं समझ सकोगे जो सावरी की मौत का सबब बने थे। हो सकता है कि कभी जैमिका, मकलूश और आरम्बा के बारे में जान जाओ, लेकिन जिसने भी तुम्हें यह राज बताने की कोशिश की वो मौत के चुंगल से खुद को नहीं बचा सकेगा। क्या दरख्शां को भी इसका मतलब मालूम नहीं? मैंने जल्दी से पूछा। वो शऊरी तौर पर हर बात से बेखबर है। औरिगा ने आसमान की सिमत देखा, फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने दरख्शां का माजी उसके जहन से खुरच कर निकाल दिया है। नहीं, दरमियान में मत बोलो, मेरे पास वक्त कम है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे जहन नशीन करते जाओ। दरख्शां सिर्फ तुम्हारे उन दोनों दोस्तों को जानती है, लेकिन वो माजी के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। तुम्हें वक्त और मौका के साथ साथ उसे माहौल और हालात से रूशनास करना होगा। एक खास बात का ख्याल रखना, दरख्शां पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी है, लेकिन क्या? औरिगा खामोश हुआ तो मैंने बेसब्री से पूछा, तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? मुझे अफसोस है मेरे बच्चे, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी दरख्शां मौत की अबदी नींद सो जाती, मेरे ख्वाब अधूरे रह जाते। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। दरख्शां की रूह पर हमेशा मेरा तसल्लत रहेगा, और इसीलिए तुम्हारी नस्ल में इजाफे के तमाम इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। मैंने औरिगा को घूर कर देखा। उसकी आवाज़ में हल्की हल्की लुकनत पैदा हो रही थी। बार बार वो यूं डगमगाने लगता जैसे कदमों पर अपना बोझ संभालने में उसे दुश्वारी पेश आ रही हो। कैलाश भी उसकी कैफियत का बगौर जायजा ले रहा था। औरिगा, मैंने कुछ सोचकर जल्दी से पूछा, क्या दरख्शां इस जुबान से वाकिफ़ है जिसमें तुमने उसे मकबरे में बेदार करते वक्त मुखातिब किया था? वो दुनिया की तमाम ज़बानों पर अबूर रखती है। मैंने सब कुछ उसके लाशऊर में महफूज कर दिया है, लेकिन तुम उसे कुछ बताने की कोशिश नहीं करोगे। वो औरिगा का ख्वाब है। दुनिया की कोई ताकत दरख्शां को ज़ेर नहीं कर सकती। मैंने उसे देवता का वो ख़ास मशरूब पिला दिया है जो उसे ज़िंदा रखेगा, और उसका हुस्न भी सदा बरकरार रहेगा। औरिगा का वजूद उसके कदमों पर लरजने लगा। मैंने दरख्शां की सिमत देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शायद औरिगा की कुव्वतों ने वक्ती तौर पर उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था, मगर क्यों? मैं पूछना चाहता था, लेकिन उसी वक्त औरिगा ज़मीन पर चित लेट गया। अपने हाथ समेटते उसने बड़ी नकाहत से जेकब को मुखातिब किया। फादर जेकब, अब तुम अपनी निगाहों से देखोगे। औरिगा को अपनी मौत पर भी इख्तियार है, लेकिन तुम लोग जो कुछ देखोगे उसका तज़किरा मेरे लोगों से नहीं करोगे। फिर औरिगा ने हमारी जानिब बारी बारी देखा। उसके बाद उसने आसमान की सिमत नज़र उठाकर 3 बार बड़ी अकीदत से बाहुगामा 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 कहा, फिर आंखें बंद कर लीं। हम खामोश खड़े पल के झपकाए बगैर औरिगा को देख रहे थे। उसके आंखें बंद करते ही हमारी निगाहों ने जो मंजर देखा वो अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती। औरिगा का जिस्म तेज़ी से उड़ने लगा। फिर यूं लगा जैसे उसके जिस्म का गोश्त और हड्डियां भुरभुरी मिट्टी में तब्दील हो रही हैं। जगह जगह दरारें सी पैदा होने लगी। इसके बाद हवा का एक तेज़ झोंका आया और औरिगा के वजूद को मिट्टी के ज़रात की शक्ल में समेटकर बगोलों की तरह तेज़ी से चकराता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। हम पर सख्ता तारी हो गया।
फिर मैं उस वक्त चौंका जब दरख्शां जमाल कहते हुए बेसाख्ता मेरी तरफ लपकी। बहरहाल दरख्शां को पा लेने के बाद सावरी की मौत का गम मेरे दिल दिमाग से छट गया। यूं भी वो मेरी कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं थी। ओरिगा ने जिस पुरस्कार और नाकाबिल यकीन अंदाज में आसमान की जानिब सफ़र किया, उसने हमारी अकल गुंग कर दी। जेकब भी अहमकों की तरह दीदे नचा नचा कर दरख्शां को देख रहा था। खुद मैं भी एक मुसलमान होने की हैसियत से इन बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वह सफ़र मैंने महज दरख्शां की रूह की तस्कीन और माहौल से वक्ती फ़रार की खातिर इख्तियार किया था। लेकिन मैं इस हकीकत को कैसे झुटला देता जो अपने वजूद की महक से मुझे सरशार कर रही थी। वो मेरी दरख्शां थी। मैं उसे तस्लीम करने से कैसे इनकार कर देता। हम एक दूसरे को दिल की धड़कनों की ज़ुबानी जुदाई की दर्दनाक दास्तान सुनाते रहे। वो इस तरह मुझे जकड़े हुए थी जैसे मौत के आखिरी लम्हों तक एक पल को भी मुझसे अलहदा नहीं होगी। खुद मेरा हाल भी यही था। मेरे इख्तियार में होता तो फ़िज़ा की रफ्तार को इसी एक नुक्ते पर रोक देता और विसाल की इन घड़ियों को अब्दी सुकून में बदल देता। लेकिन जेकब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वह सरगोशी के आलम में कैलाश से मुखातिब था। कैलाश, क्या तुम ये सब कुछ देख रहे हो? हाँ, हम जो देख रहे हैं वो ख्वाब नहीं हकीकत है। लेकिन क्या क्या हमारी आंखें जो देख रही हैं हम उस पर एतबार कर सकते हैं? ओरिगा का वजूद भी हमारे लिए हैरत अंगेज था। जेकब ने कहा, रब्बे अजीम की कसम, मुझे अब भी शुबह है कि हम खुली आंखों से दरख्शां भाभी को दोबारा जिंदा देख रहे हैं। मुमकिन है ओरिगा की पुरस्कार कुव्वत ने हमें किसी सैर में मुब्तला कर दिया हो। हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा। हकीकत क्या है ये राज जल्द ही खुल जाएगा। मेरा ख्याल था कि दरख्शां जेकब और कैलाश की गुफ्तगू नहीं सुन रही होगी। मैं उसके जज्बात की शिद्दतों को अपने दिल में महसूस कर रहा था। मैंने दरख्शां के कान में आहिस्ता से कहा, खुद को संभालो मेरी ज़िंदगी। कुछ आंखें हमारे प्यार को नज़र लगा रही हैं। इन आंखों को फोड़ दो जमाल। वो नशे से सरशार लहजे में गुनगुनाई। मैंने तुम्हें बड़ी आजमाइशों के बाद पाया है। वक्त जालिम होता है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दरख्शां ज़रा देखो तो सही, ये दोनों। मैं जेकब और कैलाश का नाम लेते लेते यकलख्त संभल गया। ओरिगा ने मुझे ताकीद की थी कि मैं खुद से उसे बीती हुई बातें याद दिलाने की कोशिश न करूं। मैंने जल्दी से जुमले की साख्त को बदल दिया। देखो तो सही, ये कौन लोग हैं? हमारे दुश्मन होंगे जो हमें फिर एक दूसरे से जुदा करना चाहते होंगे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर सकेंगे, उसने सरसराती आवाज़ में कहा। तुम्हारी दरख्शां अब क़यामत तक तुम्हारे साथ रहेगी। घबराओ नहीं मेरी रूह। अब हमारे दुश्मन हमें ज़ेर नहीं कर सकेंगे। फिर वो कौन है जो हमारी मोहब्बत को नज़र लगा रहे हैं? ये हमारे दोस्त हैं, मैंने आहिस्ता से कहा। दोस्त के नाम पर वह चौंकी। पलट कर उसने जेकब और कैलाश को देखा। उसकी निगाहों में अजनबियत का एहसास देखकर मेरे दिल को एक धचका लगा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मेरे दोस्तों, मेरे दरीना दोस्तों को नहीं पहचान सकी। लेकिन दरख्शां की वो कैफियत ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही। उसकी याकूती होंठों पर जिंदगी से भरपूर तबस्सुम उभर आया। उसने कैलाश को बगौर देखते हुए बड़े प्यार से कहा, कैलाश जी, आप? मुझे खुशी है कि आपने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे अपनी शनाख्त के लिए। कैलाश ने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर जेकब की सिमत देखा तो दरख्शां की नज़र भी उधर उठ गई। एक पल को वो संजीदा हो गई, फिर बोली, जेकब भाई, मुझे आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। ज़रा नवाजी है आपकी, वरना ये बगलोल भला किस खेत की मूली है? कैलाश ने जेकब का जुमला मुकम्मल किया। मुझे याद आ गया, दरख्शां ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। आपने एक बार जेकब भाई को शुत्रे बेमहार का नाम भी दिया था। आपकी याददाश्त काबिले दाद है। कैलाश ने मायने खेज अंदाज में जवाब दिया। आप अपनी सुनाइए कैलाश जी। आपने किसी को अपना जीवन साथी बनाया या अभी तक मरीजों ही में ज़िंदगी गुजर रही है? आपका क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, दरख्शां ने कहा। बकौल जेकब भाई के आप अभी तक लंडोरे सर्जन बने हुए हैं। यह हुई ना बात? जेकब बोला। मैं हैरत से दरख्शां को देखता रहा। वो माजी की बातों को इस तरह दोहरा रही थी जैसे अभी कल की बात हो। ओरिगा ने यही कहा था कि उसने दरख्शां के लाशूर में माजी को समो दिया है और मुझे खुशी थी कि उसकी याददाश्त वापस लौट रही थी। मुझे ओरिगा की कही हुई पुरस्कार बातें याद आने लगी। चुनाचे मैंने दरख्शां को आजमाने के लिए औरफीना की ज़ुबान में मुखातिब किया। पहली बार उसने मुझे हैरत से देखा, फिर ताज्जुब से बोली, ये तुम कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? मैंने उसे बगौर देखा। ओरिगा ने कहा था कि दरख्शां दुनिया की बेशतर ज़ुबानों पर अबूर रखती है। उसने अपना तमाम इल्म और कुव्वतों के तमाम खजाने दरख्शां के सीने में उतार दिए थे। लेकिन दरख्शां के चेहरे की मासूमियत बता रही थी कि ओरिगा ने जो कहा था वह झूठ कहा था। मैं बड़ी संजीदगी से सोचने लगा, ओरिगा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम क्या सोच रहे हो? दरख्शां ने दोबारा मुझे मुखातिब किया। मुझे बताओ जमाल, अभी तुम क्या कह रहे थे? ये आप पर अपनी काबिलियत का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जेकब ने भोंडे अंदाज में बात बनाने की कोशिश की। भाभी, क्या आप यकीन कर सकती हैं कि इंसान अपना शरीर छोड़कर कहीं जा सकता है? कैलाश ने संजीदगी से सवाल किया तो दरख्शां गड़बड़ा गई। कैलाश जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दरख्शां ने हैरत से कहा, फिर चौंक कर माहौल पर एक निगाह डालते हुए बोली, ये हम लोग कहाँ हैं? क्या ये भी हमारी जागीर का कोई हिस्सा है? मैं और कैलाश एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देखने लगे। जेकब भाई, आप बताइए, हम यहाँ कैसे आ गए?
और हमारी सिल्विया भाभी, लेकिन शायद वो। दरख्शां कुछ कहते कहते खामोश हो गई, फिर माजरत तलब लहजे में बोली, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी कि मेरी सहेली खुदा को प्यारी हो चुकी है। आप अब इस जगह के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। कैलाश ने निहायत संजीदगी से दरख्शां को मुखातिब किया तो वह चौंक उठी, हैरत भरी नज़रों से अतराफ का जायज़ा लेती रही। फिर मेरी निगाहों में निगाहें डालकर मासूमियत से बोली, क्यों जमाल, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कब आए? डॉक्टरों ने तुम्हें आराम का मशवरा दिया था। मैंने दरख्शां की ज़हनी हालत को महसूस करते हुए जल्दी से कहा, तब्दीली आबो हवा तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। इस मुकाम का नाम क्या है? कोई पहाड़ी इलाका दिखाई देता है, लेकिन यहाँ वादी नज़र नहीं आ रही, दरख्शां ने उलझते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी भूली याददाश्त को कुरीदने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे बातों में बहलाने की कोशिश की, लेकिन कैलाश ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर दरख्शां के चेहरे को बगौर देखते हुए ठोस आवाज़ में बोला, यह इलाका भूरी पहाड़ी के नाम से याद किया जाता है और यहाँ औरिगा के सिवा कोई नहीं रहता। औरिगा? दरख्शां ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। कैलाश की जानिब देखते हुए ख्वाबीदा लहजे में बोली, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं अस्पताल में थी। नहीं, तुमने हवेली के अंदर ही इंतजामात कर लिए थे। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मेरा केस बिगड़ गया। तुमने हंगामी तौर पर ऑपरेशन करके मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं शायद बेहोश हो गई थी। फिर मुझे होश आया तो वो मेरे करीब खड़ा था। उसने मुझे अपना नाम औरिगा ही बताया था। वह तवीलुल कामत बूढ़ा, जिसके सर और दाढ़ी के बाल रुई के गाले की तरह सफ़ेद और नरम थे, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने इनकार करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की कशिश ने मेरी ज़ुबान गूंग कर दी। फिर वो मुझे बच्चों की तरह हाथों में उठाकर फिजा में परवास करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ था उसके बाद? मैं दरख्शां अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। अगर मैंने लपक कर उसे हाथों में ना संभाला होता तो शायद वो तेवरा कर संगलाक ज़मीन पर गिर गई होती। जेकब ने सहम कर अपने सीने पर सलीब का निशान बनाना शुरू कर दिया। कैलाश ने मेरा हाथ बटाया और दरख्शां को ज़मीन पर लिटा दिया। मेरी हालत दीवानों जैसी हो रही थी। मैंने कैलाश को घूर कर शिकायत आमेज़ निगाहों से देखा। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, तुम मुझसे खफा हो, उसने संजीदगी से कहा। मुझे शायद औरिगा का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो नफ्सियाती तरीका इलाज है। मैं तस्दीक करना चाहता था कि वक्त ने हमें किन हालात से दो चार कर रखे है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने नफरत से होंठ चबाते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि कुदरत ने रहम खाकर दरख्शां को मेरी झोली में वापस डाल दिया? हिम्मत से काम लो जमाल, अभी हमें अपनी कामयाबी के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए। ये शायद बेहोशी की कैफियत से दो चार हैं। जेकब ने वह मुश्किल कैलाश से कहा, क्या तुम इन्हें होश में लाने की कोई तदबीर इख्तियार नहीं करोगे? नहीं, कैलाश ने ठोस और सर्द लहजे में जवाब दिया। यह फ़र्ज़ भी औरिगा की रूह को अदा करना होगा। मैंने कैलाश के जवाब पर उसे हकारत भरी नज़रों से देखा, फिर कुछ सोचकर अपने होंठ सख्ती से दांतों तले भींच लिए। दरख्शां के चेहरे पर निगाहें जमा दी, जो खुले आसमान के नीचे संगलाक फर्श पर बेसुध पड़ी थी। जमाल, क्या मैं पानी लाऊं? जेकब ने पूछा। मुंह पर पानी के छींटे देने से? क्या तुम अपनी जुबान कुछ देर के लिए बंद नहीं रख सकते? कैलाश ने करख्त आवाज में जेकब को मुखातिब किया। तुम कैसे नामाकूल सर्जन हो? एक मरीजा तुम्हारी निगाहों के सामने बेहोश पड़ी है और तुम ड्रैकुला जैसे अंदाज में हमें आंखें दिखा रहे हो। मुकद्दस बाप अपना साया हमारे सरों पर कायम रखे, अगर दरख्शां भाभी को कुछ नहीं होगा फादर जेकब, कैलाश बोला। क्या तुम्हें याद नहीं रहा कि औरिगा ने आसमानों की सिमत परवास करने से पेशतर क्या कहा था? उसने कहा था कि दरख्शां ने देवताओं का वो खास मशरूब पी लिया जो उसे जिंदा रखेगा। कैलाश, मैंने चौंक कर उसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं औरिगा की बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। हाँ जमाल, कैलाश ने मेरा शाना थपथपाते हुए संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारी दरख्शां को शदीद जहनी झटका पहुंचाने का एक तरीका आजमाया है। अगर औरिगा की पुरस्रार कुव्वत ने इसे दोबारा नॉर्मल कर दिया तो मैं इसे दरख्शां भाभी की हैसियत से कबूल कर लूँगा। खुदा की कसम, जो कुछ हो रहा है कम अज़ कम मेरी समझ से बालातर है, जेकब बोला। मैं एक बार फिर तुम्हें खामोश रहने का नेक मशवरा दूंगा, कैलाश ने नरमी से जेकब से कहा। फिर हाथ बढ़ाकर दरख्शां की नब्ज़ देखने लगा। मैं खामोश बैठा सर्जन कैलाश के चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। दरख्शां की बेहोशी और कैलाश की बातों ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया था। क्यों? कैलाश नब्ज़ का मुआयना कर चुका तो मैंने कदरे खुश्क आवाज़ में पूछा। बस ये तो डॉक्टर के, तुम्हारा क्या ख्याल है? दिल और नब्ज़ की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल है। और कैलाश, मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? अगर मेरी दरख्शां को होश आ गया तो तुम आइंदा उसके बारे में कोई शक नहीं करोगे। जमाल, अगर दरख्शां की जुदाई मेरा मुकद्दर है तो मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कोई शिकवा नहीं करूँगा। मैं जज्बाती हो गया। दूसरी सूरत में तुम मेरे मामले के दरमियान नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कैलाश ने संजीदगी से मेरी बात मान ली। जेकब बदस्तूर तस्वीर हैरत बना दरख्शां को देखता रहा, लेकिन जब तकरीबन आधे घंटे बाद दरख्शां ने दोबारा आंखें खोल दी
तो मेरे अलावा जेकब के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। कैलाश बदस्तूर संजीदा रहा। जमाल, दरक्षा ने मुझे देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहीं भी नहीं, मैंने तेजी से कहा। एक पल के लिए भी तुम्हारे करीब से दूर नहीं हुआ। कैलाश ने जेकब को साथ आने का इशारा किया, फिर चहलकदमी के अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ साहिल की जानिब चला गया। जेकब ने हमनको की तरह मुंह खोलकर उसकी पैरवी की थी। फिर जब हम तन्हा रह गए तो दरक्षा ने बड़ी राजदारी से कहा, जमाल, तुम आइंदा मेरी खातिर अपने दोस्तों से कभी तकरार न करना। दरक्षा, मैं चौंक उठा, क्या तुम? हाँ जमाल, मैं तुम लोगों की बातें सुन रही थी। कैलाश को कायल करने की खातिर मैंने अपनी बेहोशी का नाटक रचाया था। अगर ऐसा ना करती तो तुम्हारे अजीज दोस्तों को मेरे वजूद का कभी यकीन ना आता। दरक्षा ने मुझे ऐसी सहर अंगेज निगाहों से देखा कि मैं उनकी मकनातीसी कशिश में डूब कर रह गया। मुसरत की एक लहर पूरी शिद्दत से मेरे वजूद से टकराई। दरक्षा के मिल जाने के बाद हमारी जद्दोजहद में वक्ती तौर पर एक ठहराव आ गया, एक जमूद पैदा हो गया। जेकब का ख्याल था कि अब हमें महज़ब दुनिया के बारे में सोचना तर्क कर देना चाहिए और इसी जजीरे में ही रिहाइश इख्तियार कर लेना चाहिए। कैलाश ऐसे मौक़ों पर जेकब से उलझ पड़ता। मुझे भी यकीन था कि हम जिस तरह अचानक एक हादसे से दो चार होकर इस गुमनाम जजीरे तक पहुंच गए, उसी तरह कोई दूसरा अचानक हादसा हमें इन इलाकों से निजात भी दिला देगा। औरिगा ने भी मौत से पेशतर इसी बात की पेशनगोई की थी कि हम दोबारा महज़ब दुनिया में वापस लौट जाएंगे, और हुआ भी यही। लेकिन कबल इसके कि मैं भूरी पहाड़ियों से अपनी वापसी का अहवाल बयान करूं, उन घने जंगलों के भी कुछ वाक़यात मुख्तसरन कलमबंद करना चाहता हूं, जिनका जिक्र सबसे पेशतर जीनी ने किया था। मैंने अपने साथियों से जंगल की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो कैलाश और दरक्षा ने फ़ौरन अपनी आमादगी का इजहार कर दिया। लेकिन जेकब इस बात के खिलाफ था कि हम जानबूझकर खुद को खतरात के हवाले करें। चुनाचे उलझते हुए बोला, आखिर तुम्हें बैठे बिठाए उन घने जंगलों का ख्याल क्यों आ गया? इसलिए कि इंसान एक जगह बेकार बैठे बैठे उकता जाता है, यकसुई का शिकार होने लगता है। मैंने दलील पेश की, माने लेता हूँ, लेकिन घने जंगल ही क्यों? हम पहाड़ी के ऊपर जाकर उन खंडरात की भी सैर कर सकते हैं जो आज भी सदियों पुरानी तारीख दोहराते नजर आते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हमें तारीख से ज़्यादा जुग्राफिया से लगाव है तो? कैलाश ने कहा, समझ में नहीं आता कि जंगल के नाम पर तुम्हारी रूह क्यों फना होने लगती है। हम एक बार पहले भी उसके करीब से होकर गुजर चुके हैं, इसीलिए तो अब दूर दूर रहने का मशवरा दे रहा हूँ। जेकब संजीदगी से बोला, दुश्मन अगर सामने हो तो इंसान अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता है, और कुछ नहीं तो मुकाबले का ख्याल तर्क करके राह फरारी इख्तियार कर सकता है। लेकिन घने जंगल का वो हिस्सा बिल्कुल बरक्स होता है। हम चले जा रहे हैं नज़र उठाए आसमान पर उदे उदे बादलों का नज़ारा करते हुए, और नीचे से किसी हशरातुल अर्ज़ के कबीले के किसी जहरीले बाशिंदे ने सरसराते हुए खैरियत दरियाफ्त कर ली तो गए काम से। भागने का रास्ता भी नहीं मिलता, और लोगों को मौत का इलम भी उस वक्त होता है जब लाश से ताफुन फूटने लगे। मैं, कैलाश और दरक्षा भी तुम्हारे साथ होंगे, मैंने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम निरे अहमक और गाउदी हो, कैलाश बोला। क्या ज़रूरी है कि मौत इन घने जंगलों में सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में बैठी होगी? ना सही, लेकिन मैं दीदा उदानिस्ता खतरे में कूदने को तैयार नहीं। तुम क्यों नहीं चले जाते जमाल और दरक्षा भाभी के साथ? और तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या मक्खियाँ मारोगे? मक्खियाँ मारने में अगर ज़िंदगी की ज़मानत मौजूद हो तो मुझे ये भी मंजूर है। समझने की कोशिश करो फादर जेकब, कैलाश ने उसे आमादा करने की खातिर कहा। अकेला आदमी किसी शादीशुदा जोड़े के दरमियान ऐसे ही समझा जाता है जैसे कबाब में हड्डी। तुम साथ होगे तो ये मुहावरा मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। तुम ख्वाह कुछ भी कहो, लेकिन मैं जंगलों की सिमत नहीं जाऊंगा। जेकब अपने फैसले पर अड़ा रहा। बहुत ढीठ मालूम होते हो, और भी जो मुंह में आए बक डालो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, तुम यहाँ बैठे रहो, हम कुछ देर तक सैर करने के बाद वापस आ जाएंगे, मैंने उठते हुए कहा। दरक्षा भी मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। जेकब अपनी जगह से टस से मस न हुआ। कैलाश अभी तक उसे गुसीली नज़रों से घूरे जा रहा था। क्या तुम शराफत से नहीं उठोगे? नहीं, जेकब फैसला कुन अंदाज में बोला। फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, कैलाश ने संजीदगी से कहा। मैं अब समझ गया कि तुम यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते। कोई हमाकत सूझी होगी। हमाकत नहीं, बहुत दूर की सूझी है। तुम शायद यहाँ बैठकर समुंदर की बेचैन लहरों में रूपा की बेताब रूह को तलाश करने की कोशिश करोगे, या फिर तुम्हारा ख्याल है कि हमारे जाने के बाद सावरी की रूह तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आ जाएगी। जेकब किसी तौर हमारे साथ चलने को आमादा ना हुआ तो कैलाश ने भी माजरत कर ली। वो शायद इखलाकी तौर पर हमारी तन्हाइयों में मखल नहीं होना चाहता था। मैंने ज़्यादा असरार नहीं किया और दरक्षा के साथ कदम बढ़ाने लगा। टॉमी चंद कदम हमारे साथ आया, फिर वो भी दुम हिलाता हुआ वापस लौट गया। दरक्षा बेहद मसरूर नजर आ रही थी। एक तवील अरसे बाद तन्हाई मिली थी। हम बातें करते, एक दूसरे को छेड़ते जंगल में दाखिल हो गए। वहाँ सिवाय वीरानियों के और कुछ ना था। हर सिमत गहरा सुकूत नजर आता था।
हम घने जंगल में दूर तक चले गए, लेकिन ना तो हमें कोई बंदा बशर मिला, ना ही किसी हशरातुल अर्ज़ का वजूद नजर आया। इस ख्याल से कि कहीं हम रास्ता न भटक जाएं, मैंने वापसी का इरादा जाहिर किया। तो दरख्शां ने निहायत मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर गया? तुमसे? नहीं दरख्शां, ऐसा न कहो। तुम यहाँ क्या देखने आए थे? जीनी ने कहा था कि इस घने जंगल में। मैंने जुमला मुकम्मल नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर अपनी गलती का एहसास हो गया। दरख्शां की मौजूदगी में मुझे इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। मैंने बात बनाने की कोशिश की, दरख्शां की सिमत देखा, लेकिन वह दूसरी तरफ मुतवज्जा थी। शायद उसने मेरा जुमला भी नहीं सुना था। ना जाने किन ख्यालों में मुस्तगरक हो गई थी। ये कैफियत उस पर अक्सर तारी हो जाती थी। दरख्शां मेरी ज़िंदगी, तुम किन ख्यालों में गुम हो? मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंकी, फिर सहमे हुए अंदाज में मेरे करीब आते हुए बोली, जमाल, मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जैसे यहाँ बहुत सारे लोग रो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो नज़र नहीं आ रहे? ये किस किस्म की आवाज़ें हैं? ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने चारों तरफ घनी झाड़ियों को देखते हुए कहा, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं। कोई नहीं है तो फिर ये रोने धोने की आवाज़ें? दरख्शां न जाने किस नादीदा खौफ से कांप रही थी। मैं फ़ौरन ही वापसी के ख्याल से पलटा, लेकिन उसी लम्हे मुझे रफ़ीकी की बात का ख्याल आ गया। उसने कहा था कि मैं कभी कभी अंगूठी चूम लिया करूं। किसी फितरी जज्बे के तहत मैंने अपना सीधा हाथ बुलंद किया और लकड़ी की अंगूठी को निहायत अकीदत से चूम लिया, और तब मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। हम जहाँ खड़े थे वहाँ चारों तरफ बुलंद इमारतों के खंडरात नजर आ रहे थे। कभी वो जगह यकीनन एक खूबसूरत शहर की तरह आबाद रही होगी, लेकिन अब वहाँ हर सिमत वीरानी का राज था। मुनहदिम दीवारों और सतूनों के अंबार नजर आ रहे थे। मैंने दरख्शां का हाथ थामकर आगे बढ़ना शुरू किया। अभी हमने चंद कदम का फासला तय किया था कि मेरे कानों में भी रोने धोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने बर्क रफ्तारी से पलट कर देखा। हम इस वक्त किसी वसी इमारत के शिकस्ता सेन में एक चबूतरे के सामने खड़े थे। मैंने इस चबूतरे को गौर से देखा, जिस पर किसी औरत का मुजस्मा नस्ब था। इस मुजस्मे का चेहरा हुस्न और जमाल का एक हसीन मुरक्का था, जिस पर तमक्कुनत और जाहो जलाल झलक रहा था। उसकी हसीन आंखें आसमान की सिमत उठी हुई थीं और तराशीदा होंठ नीमवा नजर आ रहे थे। उसके खदोखाल अपने अंदर यकीनन बेपनाह कशिश रखते होंगे। यकीनन उसे एक खूबसूरत लिबादे के अंदर छुपा दिया गया था। मुजस्मे के दोनों हाथ फिजा में ऊपर की जानिब बुलंद थे। सीधे हाथ में सफ़ेद पत्थर का एक नक्शीन प्याला था और उल्टे हाथ में भी सियाह रंग का वैसा ही प्याला मौजूद था। मैं उस मुजस्मे के हुस्न में खो गया। हर चंद के वक्त के हाथों ने उसे जगह जगह से मैला और गर्द आलूद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर ऐसी कशिश थी जो मेरे दिल को अपनी जानिब खींच रही थी। यूं महसूस होता था जैसे वो मोहब्बत की देवी हो। दरख्शां, क्या तुम इस हुस्न के खूबसूरत मुजस्मे को देख रही हो? मेरा ख्याल है कि ये मुजस्मा उस बुत्ते काफिर का होगा जो कभी इन वीरान खंडरात की हस्ती बोलती आबादी के दिलों पर राज करती होगी। मुमकिन है यहाँ की मलका रही हो। तुमने गलत नतीजा अखज़ किया है जमाल, दरख्शां ने जवाब दिया। तुम जिसे मोहब्बत की देवी समझ रहे हो वो ज़िंदगी की लामतों की एक नायाब झलक है। इसे गौर से देखो, समझने की कोशिश करो तो तमाम हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इसके जिस्म को ढांपने से ये मुराद है कि हम हमेशा ज़िंदगी का सिर्फ चेहरा देखते हैं, बकिया हिस्सा हमारी नज़रों से ओझल और पोशीदा रहता है। इसके हाथ इसलिए नुमायाँ और आसमान की जानिब बुलंद है कि ज़िंदगी हरकत और हकीकत का तस्वुर पेश करती है और इंसान को इस बात की तरफ रागिब करती है कि जो कुछ तलब करना हो अपने खुदा से हाथ फैलाकर तलब करो। और ये सफ़ेद व स्याह प्याले किस बात की तर्जुमानी करती हैं? ये नेकी और बदी के प्याले हैं जो इंसान के अपने हाथों में होते हैं। वो जिसे चाहे भरे और जिसे चाहे खाली रखे। दरख्शां ने बदस्तूर ख्वाबीदा लहजे में कहा, ये नज़रें जो आसमान की जानिब मरकूज़ हैं इंसान को अपनी हकीकत से आगाह करती हैं कि हकीकी मंजिल दुनिया में नहीं है। मैंने दरख्शां की जानिब गौर से देखा। उसकी नज़रें बदस्तूर मुजस्मे पर जमी हुई थीं। फिर वो किसी ख्याल में गुम हो गई थी। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रोने धोने की आवाज़ें तेज़ हो गईं। मैंने उन आवाज़ों को तवज्जो से सुना, फिर कदम आगे बढ़ा दिए। जिंदगी के मुजस्मे के अकब में बेशुमार नंग धड़ंग और तवीलुल उमर बूढ़े हल्का बनाए बैठे बैन कर रहे थे। वह बड़े दराज कद नजर आते थे और उनकी उम्रों का अंदाज़ा उनके चेहरों की झुर्रियों से लगाया जा सकता था, जिसके अंदर ना जाने कितने असरार पिन्हा थे। मैं झिझके बगैर उनके करीब चला गया। उनके दरमियान आग रोशन थी। उन्होंने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, गर्दन झुकाए बैठे बैन करने में मसरूफ़ रहे। मैंने कुछ सोचकर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की, उनसे रोने धोने का सबब दरियाफ्त किया, लेकिन शायद वो गूंगे बहरे और अंधे थे जो ना मुझे देख सकते थे ना मेरी आवाज़ सुन रहे थे। मेरी उलझन में इजाफा होने लगा। मैंने दरख्शां की जानिब देखा। वो खाली खाली नज़रों से उन बूढ़ों को देख रही थी। दरख्शां, ये कौन लोग हैं और इस तरह क्यों बैन कर रहे हैं? इनके शोक की वजह तुम हो जमाल। मैंने हैरत से कहा, हाँ जमाल, तुम। दरख्शां ने मेरी तरफ खोए खोए अंदाज में देखते हुए कहा, याद करो जीनी ने तुमसे क्या कहा था। ये वही तवीलुल उमर जादूगर हैं जो एक तवील मुद्दत से ओरिगा की पूजा करते चले आ रहे हैं।
ये अपने इलाके में अमन और सुकून के ख्वाहां थे। इन्होंने ओरोफिना कबीले के लोगों को खौफजदा करके भूरी पहाड़ियों की तरफ आने से रोक दिया। ये चाहते तो इनकी पलकों की एक जुम्बिश कबीले की तमाम आबादी को नीस्त व नाबूद कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुमने इनके साथी को पत्थर मारकर इनके दिलों को ठेस पहुंचाई है। हाँ जमाल, सांगा इनका साथी है। ये चाहे तो तुम्हें भी, मगर ओरिगा का हुक्म था कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोई नुकसान न पहुंचे, लिहाजा ये खामोश हो गए और अब ये रो रो कर ओरिगा से फरियाद कर रहे हैं। ओरिगा, मैंने अपना निचला होंठ चबाते हुए आहिस्ता से कहा। हाँ जमाल, ओरिगा अमन और ताकत का सरचश्मा था, लेकिन तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर क्या किया उसने? मैंने द्रक्षा की पुरस्कार खामोशी से उलझते हुए पूछा, लेकिन अब वो मेरी सिमत नहीं, तवीलुल उमर बूढ़ों की तरफ देख रही थी। फिर उसने उन्हें बुलंद आवाज में मुखातिब किया, जैसिका, पाहू गामा, अभीश अभीश। और तब मैंने देखा कि वो मोहम्मद लोग यकलख्त खामोश हो गए। उन्होंने चौंक कर दरख्शां की जानिब देखा, फिर जल्दी से दोजानू होकर अपने सर जमीन पर टेक दिए। मैंने दरख्शां की सिमत गौर से देखा। मुझे उसकी निगाहों में मौत के भयानक साए मंडलाते नजर आ रहे थे। उन हसीन आंखों में जिंदगी की एक मामूली सी झलक भी नहीं थी। दरख्शां, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाथ बुलंद किए उन्हें दिलासा देती रही, जो उसके सामने बार बार अपने सर जमीन पर पटक रहे थे। दरख्शां, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया। फिर उसका बाजू थामकर झिंझोड़ने लगा। मेरी तमाम तर तवज्जो दरख्शां के चेहरे पर मरकूज थी। मैंने उसे जोर से झिंझोड़ा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। अब उसकी आंखों में जिंदगी की तमाम अलामतें मौजूद थीं। वह मेरी दरख्शां की नीलगू और हसीन आंखें थीं जो मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। क्या बात है जमाल, तुम किस बात से खौफजदा होकर चीख रहे हो? उसने बड़े प्यार से मुझे मुखातिब किया। दरख्शां, ये सब। मेरी आवाज़ मेरे हलक में घुट कर रह गई। वो मंजर जो मेरी आंखें देख रही थीं, शायद कोई भयानक ख्वाब था जो दरख्शां के चौंकते मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैंने तेजी से अतराफ का जायजा लिया, जहां हर सिमत घनी झाड़ियां खामोशी से सर उठाए खड़ी मेरी वहशत का तमाशा देख रही थी। तुम क्या महसूस कर रहे हो जमाल? दरख्शां ने मेरी बौखलाहट को महसूस करते हुए बड़ी मासूमियत और लगावट से पूछा। क्या बकौल जैकब के किसी हशरातुल अर्ज़ ने तुम्हें खौफजदा कर दिया? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। मैंने जल्दी से अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। फिर मैंने वहां रुकने की हमाकत नहीं की। दरख्शां का हाथ थामकर घने जंगल से बाहर आ गया और उस सिमत कदम बढ़ाने लगा, जहां गार के धाने पर जैकब और कैलाश हमारे मुंतजिर थे। आज भी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि भूरी पहाड़ियों के घने जंगल में मेरी निगाहों ने जो कुछ देखा वो ख्वाब था या हकीकत। लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हुए, जिनका जिक्र मैं तरतीबवार करूँगा, उनकी रोशनी में शायद आप इस बात का बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकें कि वह सब कुछ क्या था। और अब मैं भूरी पहाड़ियों से अपनी वापसी के वाक़यात की तरफ आता हूँ। भूरी पहाड़ी पर चांदनी रात का वो मंजर बेहद हसीन और दिलफरेब था। अगर हमने वहाँ के इलाकों की सैर पहले ना कर रखी होती तो मैं उस रात को यकीनन मुहीब और पुरहौल कहता, इसलिए कि चांदनी के बावजूद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के खंडरात और मुनहदिम मीनार बेहद पुरस्रार और बड़े भयानक नजर आ रहे थे। उस रात खाना खाने के बाद हमने हस्बे मामूल साहिल तक चहलकदमी की, फिर वापस गार के धाने पर आ गए और लेटकर बातों में मसरूफ़ हो गए। हमारे पास बिस्तर नुमा कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए कि हमारा वजनी सामान जहाज़ के निसफ हिस्से में रह गया था। हमने दरख्शां के आराम के पेश नज़र कुछ लिबास संगलाख चट्टान पर तरतीब देकर इस तरह उस पर चादर डाल दी कि वो बिस्तर की शक्ल में नजर आ रहा था। हमारे बेहद असरार पर दरख्शां ने उस पर लेटना मंजूर किया, वरना वो बज़ेदी थी कि हमारी तरह वो भी नंगी चट्टान पर बसेरा करेगी। गर्ज ये कि वो रात बेहद खुशगवार थी। झील के दूसरे सिमत समुंदर वाक़ था, जिसकी सरकश मौजें साहिल से टकरा टकरा कर बार बार अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। हमारे दरमियान कुछ देर इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। फिर जैकब ने दरख्शां को बेहद संजीदगी से मुखातिब करते हुए कहा, क्या भूरी पहाड़ियों से हमारी वापसी मुमकिन हो सकती है? यह सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? दरख्शां मासूमियत से बोली। यहाँ से वापसी के लिए भला मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? मुकद्दस ओरिगा ने हमें बताया था कि उसने तमाम कुव्वतें आपको सौंप दी हैं। और क्या? दरख्शां ने ताज्जुब से पूछा। और ये कि ओरिगा की तरह आप भी जिस्म के बगैर फ़िज़ा में सफ़र करने की ताकत रखती हैं। आप शायद इस वक्त मजाक के मूड में हैं, दरख्शां ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अगर जिस्म के बगैर फ़िज़ा में परवास करने की ताकत रखती तो सबसे पहले आसमान की बुलंदियों पर जाकर अपनी सहेली सिल्विया को पकड़ लाती। कैलाश चूंकि जैकब के बराबर लेटा हुआ था, इसलिए सबसे पहले उसने जैकब को तंबीही नज़रों से घूरा। ओरिगा ने यही कहा था कि हम दरख्शां को कोई बात याद दिलाने की कोशिश न करें, लेकिन जैकब अपनी तरंग में कहने लगा, तो क्या ओरिगा ने यह बात गलत कही थी कि उसने आपको देवताओं का खास मशरूब पिलाकर हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर दिया है? और जैकब, कैलाश झुल्ला गया। तुमने इस वक्त ये क्या बहकी बहकी बातें शुरू कर दी? मैं भी नहीं समझ सकी कि आप किस ओरिगा की बात कर रहे हैं।
मैं मुसलमान औरत हूँ, मेरा भला देवताओं या उनके मशरूब वगैरह से क्या ताल्लुक हो सकता है? दरक्षा ने उलझते हुए कहा। उसकी मासूम चेहरे पर बेपनाह सादगी थी। अलबत्ता जेकब की बातों ने उसकी हसीन आंखों में एक तजस्सुस सा पैदा कर दिया था। मैंने अपने होंठ सख्ती से भींच दिए। अगर घने जंगल में मेरी निगाहों ने जो देखा वो ख्वाब नहीं था, तो फिर दरक्षा के बारे में ओरिगा ने जो कुछ कहा था उसमें से एक बात की तस्दीक हो चुकी थी। मुअम्मर जादूगरों ने दरक्षा की आवाज़ सुनकर सजदे करने शुरू कर दिए थे। वह दरक्षा से बेहद खौफजदा और सहमे सहमे नजर आ रहे थे। शायद इसलिए कि दरक्षा ने भी वही अल्फाज दोहराए थे जो ओरिगा ने कहे थे, और जिसकी तर्जुमानी के जुर्म में सावरी देवताओं के अताब का शिकार हो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा, वो बेहद मासूम नजर आ रही थी। ओरिगा ने यही कहा था कि उसने दरक्षा के लाशऊर में आने वाले कल को महफूज कर दिया है और अपनी तमाम कुव्वतें सौंप कर उसे नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। उसने ये भी कहा था कि दरक्षा जिस्मानी तौर पर मेरी मलकियत रहेगी, लेकिन उसकी रूह पर हमेशा ओरिगा का तसल्लुत रहेगा। ऐसे हालात में दरक्षा के नाजुक ज़हन को छेड़ना उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक भी हो सकता था। शायद इसलिए ओरिगा ने ताकीद की थी कि हम अज खुद उसे माजी के बारे में कुरीदने की कोशिश से परहेज़ करें। कैलाश के सरजनिश करने पर जेकब को भी अपनी हमाकत का एहसास हो गया। चुनाचे उसने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, तुम शायद ठीक कह रहे हो। चांदनी रातों में अक्सर मैं बहकी बहकी बातें शुरू कर देता हूँ। आपने किसी ओरिगा का नाम भी लिया था? दरक्षा ने बदस्तूर उलझते हुए कहा। कहीं आपका इशारा उसी तवीलुल कामत मुअम्मर और सफ़ेद रेश बुजुर्ग की जानिब तो नहीं, जिसने मुझे वो ऑपरेशन के वक्त अपने? आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? कैलाश ने दरक्षा की बात काटते हुए कहा। आपको शायद हालात का इल्म नहीं। सिल्विया की मौत के बाद हमारे नेक दिल और फरिश्ता खसलत फादर जेकब बहरी सफ़र के दौरान एपिया के जजीरे पर टोकीला नामी एक हसीना पर बुरी तरह फरीफ्ता हो गए थे। मुकद्दस बाप तुम पर रहम करे, जेकब ने कैलाश को घूरते हुए कहा। टोकीला पर कौन आशिक हुआ था? मैं? जमाल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं फादर जेकब के बारे में कोई गलत बयान नहीं कर रहा हूँ? चोर का भाई गिरहा कट, जेकब ने तिलमिलाकर कहा। झूठ, और वह भी इस कदर सफ़ेद कि उसकी तस्दीक भी हो रही है। दूसरी शादी कर लेने में बज़ाहिर कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए दरक्षा से पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है जेकब के बारे में? कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि जेकब भाई भी आमादा हूँ, दरक्षा ने मासूमियत से जवाब दिया। तो जेकब होंठ काट कर चुप हो गया। पहले भी उसने कभी दरक्षा की किसी बात पर नाराज़ होने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त भी वो बात दरगुजर करने के इरादे से दूसरी तरफ करवट लेने को पर तोल रहा था कि कैलाश ने उसका बाजू थाम लिया। निहायत संजीदगी से बोला, बुरी बात है फादर, दरक्षा भाभी ने तुमसे कुछ पूछा था? बात मेरी और दरक्षा भाभी की है, तुम्हारे पेट में इस कदर मड़ोड़ क्यों हो रही है? जेकब ने झुलाकर जवाब दिया। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, बात मेरे पेट के मरोड़ की नहीं, तुम्हारे मुस्तकबिल की है। और जहाँ तक मेरी राय है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि टोकीला बुरी लड़की नहीं, कैलाश ने संजीदगी से जवाब दिया। नारियल का पानी पिलाकर किसी का दिल ठंडा करना कोई ऐप तो नहीं। ये नारियल के पानी का क्या किस्सा है? दरक्षा ने दबी जुबान में पूछा। मुझे ये देखकर मुसरत हुई कि कैलाश की बातों ने उसकी पेशानी पर नमूदार होने वाली सिलवटों को ख़त्म कर दिया था, और अब वो जेकब की जुल्लाहट से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। बात दरअसल यह है कि टोकीला सियाहों को नारियल का पानी पिलाकर अपना गुजारा करती है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात का तुम जैसे बेशर्मों से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जेकब ने कैलाश को घूरते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। क्या तुम अपने भगवान की कसम खाकर दरक्षा भाभी को बताओगे कि टोकीला को देखकर किसकी राल टपकती थी? मेरी? कैलाश ने झिझके बगैर जवाब दिया, फिर एक सरदाह भरकर बोला। दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है मेरे दोस्त, और इसी जज्बे के तहत मैं इस चांदनी रात को गवाह बनाकर अहद करता हूँ कि टोकीला से मैं तुम्हारे हक में दस्तबरदार होता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ टोकीला पर। यह तुम्हारा फेल है, मैं अपने कॉल पर कायम रहूंगा। कैलाश ने इस कदर बेसाख्तगी से जुमला अदा किया कि खुद जेकब भी अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। मैं समझ गई, दरक्षा ने जेकब की दिलजोई की खातिर संजीदगी से कहा। टोकीला का चोर कैलाश जी के मन में छुपा बैठा है, और बिला वजह हमारे जेकब भाई को परेशान किया जा रहा है। रब्बी अजीम आप पर अपनी रहमतों का साया कायम रखे। अब आपने सच बात कही है। चलो, टोकीला के सिलसिले में मैं तस्लीम करता हूँ कि वह लड़की बेहद मासूम लगी थी, लेकिन तुम रूपा के सिलसिले में क्या कहोगे? वह मकरू औरत भी तुम दोनों के दिमाग का खलल थी। जेकब फिर हत्थे से उखड़ने लगा। मेरी तरफ देखकर बोला, क्या ये झूठ है कि रूपा का ताल्लुक तुम दोनों की जात से था, और तुम लोगों ने उस निजस औरत को मुझसे नत्थी करने की कोशिश की थी? तुम चाहते तो स्नान करा के उसकी नजासत दूर की जा सकती थी। कैलाश ने बरजस्ता कहा तो हम में से कोई भी अपनी हंसी पर काबू न पा सका। जेकब ने मुस्कुराते हुए जल्दी से दूसरी तरफ करवट ले ली। कैलाश बड़ी मासूमियत से आसमान पर चिटकी चांदनी देखने लगा। मैंने दरक्षा की तरफ देखा। वो कैलाश के जुमले पर अभी तक मुंह दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश में मसरूफ़ थी। निस्फ रात गए तक हम इसी तरह खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। फिर हमारी आंख लग गई। हम कितनी देर तक सो सके?
मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर याद है कि दूसरी बार जब मेरी आंख खुली तो मैंने कैलाश को कराहते सुना। किसी फौरी खतरे के पेश नज़र मैं हड़बड़ा कर उठा, लेकिन उसी लम्हे कोई सख्त सी शय मेरी पुश्त पर जमा दी गई और एक सर्द आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर तुमने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा जिस्म बेदरेग गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। मैं कच्ची नींद से बेदार हुआ था, इसलिए मैंने खतरे का एहसास होते ही दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। फिर हालात का जायजा लेने लगा। जेकब और दरख्शां मुझे आसपास कहीं नजर न आए। कैलाश एक स्याफाम हबशी के बाजुओं पर झूमता नजर आया। गालिबन मेरे दुश्मनों ने उसको काबू करके उसके सर पर कोई कारी जरब लगाई थी और वो कराह कर बेहोश हो गया था। कबल इसके कि मैं पूरी तरह मामले की नौयत समझ पाता, मेरी पुश्त पर मौजूद शख्स ने, जो लबो लहजे से कोई अंग्रेज मालूम होता था, अपने स्याफाम साथी को करख्त लहजे में मुखातिब किया। इसे भी ले जाकर मोटर बोट में डाल दो, लेकिन आंखें खुली रखना। अगर कोई फरार हो गया तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। तुम्हें शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बॉस की डिक्शनरी में मुआफ़ी का कोई लफ्ज़ नहीं है। स्याफाम हबशी ने, जिसकी आंखें बेहद चमकीली थीं और जो कद्दो कामत और डील डोल के एतबार से बहुत ज़्यादा ताकतवर और बेरहम नजर आ रहा था, अस्बात में सर को जुम्बिश दी। कैलाश के बेहोश जिस्म को एक झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाला और पहाड़ी की उस सिमत कदम बढ़ाने लगा जिधर खुला समुंदर था। भूरी पहाड़ी का मोहल्ले वकूफ कुछ इस किस्म का था कि इसका दो तिहाई हिस्सा औरोफिना कबीले की तरफ था, जिसके दरमियान समुद्री झील वाक़ई थी, और बाकी हिस्सा खुले समुंदर से मिलता था। हमारे दुश्मन यकीनी तौर पर खुले समुंदर की जानिब से आए थे, जिसका अंदाज़ा मुझे स्याफाम हबशी को मिलने वाले हुक्म के बाद हुआ। वो कौन थे, अचानक भूरी पहाड़ियों तक किस तरह आ गए, और उन्हें हमसे क्या दुश्मनी थी। मैं अभी इन बातों पर गौर कर रहा था कि मेरे नादीदा दुश्मन ने, जो मेरी पुश्त पर मौजूद था, बड़े सफ़ाक लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम हमें एडगर और अबू रियाज का पता बताना पसंद करोगे? मैं हमसे किसी रहम की उम्मीद फजूल होगी। वो करख्त और सर्द आवाज़ में बोला, एडगर और अबू रियाज को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर देंगे। ये मार्टन का वादा है। दूसरी सूरत में तुम्हारी मौत बड़ी इबरतनाक होगी। मेरे दोस्त, तुम्हें यकीनन हमारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। मैंने खुद को संभालते हुए संजीदगी से जवाब दिया, यकीन करो, हम किसी एडगर या अबू रियाज से वाकिफ़ नहीं हैं। फिर तुम लोग इस वीरान पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन शायद मार्टन को फर्जी कहानी सुनाकर बहलाने की कोशिश फजूल होगी। उसने पिस्तौल या रिवॉल्वर की नाल मेरी पसलियों में चुभोते हुए तेजी से कहा, मैं हमेशा दो टोक फैसले करने का आदी रहा हूँ, एडगर और अबू रियाज या फिर अजियतनाक मौत। मैं बता चुका हूँ कि हम किसी एडगर। पीछे से मेरे सर पर जो ज़रब लगाई गई थी वो इतनी शदीद थी कि मेरा जुमला हलक में घुटकर कराह में तब्दील हो गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि अगर एक मजबूत हाथ ने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं किसी कटे हुए तनावर दरख्त की मानिंद संगलाख चट्टान पर गिरा होता। मैं किसी सख्त और ठोस स्याह पर पड़ा था। डूबते जहन से गनूदगी के बादल छटने लगे तो कुछ अजीब सी कैफियत महसूस हुई। मेरे जिस्म का ज़ेरी हिस्सा सर्द महसूस हो रहा था, लेकिन चेहरा और सीना जल रहा था। मैं कुछ दगरगूं कैफियत से दो चार रहा। फिर मुझे याद आया, वो कोई सख्त और मजबूत चीज़ थी जिसकी अचानक और भरपूर ज़रब ने मुझे बेहोश कर दिया। वो कैलाश को मेरे सामने ले गए थे, लेकिन जेकब और दरख्शां का क्या बना? पता नहीं वो जिंदा थे या नामालूम दुश्मनों की बर्बरियत का निशाना बन गए थे। वो कुछ अजनबी लोग थे जो शायद अपने जत्थे से टूटे किसी एडगर और अबू रियाज नामी अफराद को तलाश कर रहे थे, और उनके किसी बॉस की जानिब से उन्हें यही हुक्म मिला था कि किसी के साथ नरमी का बर्ताव ना किया जाए। लिहाजा मैं भी उनकी वहशत और दरिंदगी का शिकार हो गया। मेरी गनूदगी बतदरीज दूर होती गई। किसी इंजन के चलने की आवाज़ और पानी के शोर ने मुझे बावर कराया कि मैं किसी मोटर बोट पर सफ़र कर रहा हूँ। मुझे याद आया, मार्टन नामी शख्स ने अपने स्याफाम हबशी साथी को यही हुक्म दिया था कि कैलाश को उठाकर मोटर बोट में डाल दिया जाए। मैंने अपने साथियों के अहवाल जानने की खातिर खुद को पूरी तरह बेदार करना चाहा। मुझे यकीन था कि अगर वो हमें अपने मफरूर साथियों का मददगार समझ रहे थे तो सबको एक साथ ही यरगमाल बनाया होगा। खुदा जाने जेकब और दरख्शां पर क्या बीती। मेरा ख्याल है कि उसे अब तक होश में आ जाना चाहिए। मार्टन की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, हो सकता है तुम्हारा हाथ ज़्यादा कुव्वत से पड़ा हो, और ये हमाकत की बातें कम किया करो। मार्टन ने दूसरे बोलने वाले को सख्ती से डांट दिया। अगर ऐसा होता तो इसकी नब्ज़ न चल रही होती। मैं सर्जन हूँ। कैलाश की आवाज़ उभरी, अगर तुम मेरे हाथ खोल दो तो मैं अपने साथी को होश में लाने की कोशिश कर सकता हूँ। और कैलाश की आवाज़ सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ भी कलाई से जकड़े हुए हैं। तुम सर्जन हो? मार्टन ने तेजी से पूछा। तुम्हारा नाम? सर्जन कैलाश। कहाँ से ताल्लुक़ है? हिंदुस्तान में चिताकोट के करीब एक बड़ा कस्बा करवी के नाम से मशहूर है। मैं वहाँ के सरकारी अस्पताल में सर्जन रह चुका हूँ। इसके बाद अबू रियाज की चरब जुबानी ने तुम्हें यकीनन सब्ज बाग दिखाकर शीशे में उतार लिया होगा। मार्टन के लहजे में गहरा तंज और तलखी शामिल थी। मैं जानता हूँ कि तुम हिंदुस्तान के काले लोग अरबों को अपना दोस्त और भाई समझते हो,
मैं एक बार फिर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अबू रियाज का नाम मैं पहली बार तुम्हारी जुबान से सुन रहा हूँ। तुम्हें हमारे सिलसिले में? नहीं, मार्टन गरज कर बोला। हमें कुछ यकीन दिलाने की कोशिश मत करो। हमारे पास तफ्तीश और छानबीन के अपने जराए होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एक रात में करोड़पति बनने का ख्वाब बड़े बड़े पारसाओं को भी डावाडोल कर देता है। क्यों फादर जेकब, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुमकिन है तुम्हारा तजुर्बा अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन रब्बे अजीम की कसम, बक्को मत, मार्टन के दूसरे साथी ने डपट कर सख्त आवाज में कहा। हमने मसनूई दाढ़ियों से भी हीरे जवाहरात बरामद होते देखे हैं। मुकद्दस बाप हमारे सरों पर अपना साया रखे, जेकब ने दबी जुबान में कहा। मैं पूरी तरह बेदार हो चुका था। मोटरबोट के हजकोले मुझे ग्रां गुजर रहे थे, इसलिए मैंने कराह कर आंखें खोल दी, और तब मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कैलाश और जेकब के दरमियान दरख्शां भी मुझे सहमी सिमटी बैठी नजर आ गई। फिर मैंने अपने दुश्मनों पर नजर डाली। वो तादाद में 5 थे। एक वही स्याफाम हबशी जिसने कैलाश को बेबस किया था, दूसरा मार्टन, अकहरे बदन का मालिक होने के बावजूद उसकी उकाबी निगाहें उसकी सख्त गिर तबीयत की तर्जुमानी कर रही थी। रिवॉल्वर हाथ में लिए वह दरमियानी तख्ते पर निहायत इत्मीनान से बैठा हमारी तरफ देख रहा था। स्याफाम हबशी ने अपने सीधे हाथ में स्टेन गन संभाल रखी थी। वो अपने तीसरे साथी के करीब इंजन के ऊपरी हिस्से में बैठा हुआ था। तीसरा शख्स जो मोटरबोट चलाने का काम सर अंजाम दे रहा था, पस्ता कद और गठे हुए जिस्म का मालिक था, और सूरत शक्ल के एतबार से पेशावर खुलासी नजर आ रहा था। उसका नाम डिसूजा था। चौथी शख्सियत रोमियो डी जॉन की थी। वो फ्रांसीसी बाशिंदा था। और पांचवी शख्सियत दरमियाने कद और भूरी रंगत के मालिक पीटर की थी। स्याफोम को मार्टन एक बार डीआर के नाम से पुकारा था। मुमकिन है वो उसके नाम का मुखफ़फ़ रहा हो। मुझे होश में आता देखकर स्याफाम हबशी लपक कर मेरे करीब आया। चंद सानिये मुझे किसी जालिम कसाब की तरह कीना तोज निगाहों से देखता रहा। फिर उसने एक हाथ से घसीट कर मुझे कैलाश के बराबर बिठा दिया। उसके हाथ में बला की कुव्वत थी। मैंने अतराफ का जायजा लिया। हम खुले समुंदर में सफ़र कर रहे थे, जहां दूर दूर तक किसी दूसरी मोटरबोट या जहाज़ वगैरह का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पहले उनसे पानी तलब किया। सूरज की बुलंदी को देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरी बेहोशी की मुद्दत 8-9 घंटे से कम नहीं थी। मेरा ख्याल था कि वो प्यास की शिद्दत को मेरी कमज़ोरी समझकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मार्टन के इशारे पर रोमियो डी जॉन ने आगे बढ़कर थर्मोस मेरे मुंह से लगा दिया, लेकिन मुझे 2-3 घूंट से ज़्यादा पीने नहीं दिए। फिर उसने दरख्शों को घूरते हुए मायने खेज लहजे में पूछा, सेनोरीता, क्या तुम प्यास नहीं महसूस कर रही? नहीं, दरख्शा ने रुखाई से कहा। इनकार मत करो, हमारे पास तुम्हें पिलाने के लिए ज़्यादा फालतू पानी नहीं है, और अभी हमें अपने जहाज़ तक पहुंचने में 24 घंटे और लगेंगे। डी जॉन, मार्टन ने घूरा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ड्यूटी पर बहकने की सज़ा क्या होती है? हम इस वक्त जहाज़ पर नहीं है मौसियो। उसने मार्टन की तरफ पलटते हुए बड़े ढीठ अंदाज में कहा। फ्रांस के कुमारखाने आज भी इस बात के गवाह हैं कि डी जॉन ने जब चाहा किसी के मुंह का निवाला भी झपट लिया और रास्ते में आने वाली रुकावटों को हमेशा के लिए फिनिश कर दिया। अगर ये मेरी कमज़ोरी ना होती तो शायद बॉस। बकवास नहीं, मार्टन तेजी से बोला। मैं तुम्हें पहले भी तंबी कर चुका हूँ कि अजनबियों की मौजूदगी में बॉस का जिक्र मत किया करो। सॉरी मौसियो। डी जॉन ने निहायत फर्मा बरदारी से जवाब दिया। फिर जैकेट के अंदरूनी जेब से शीशी निकालकर 2 घूंट हलक के नीचे उतारे और बड़े इत्मीनान से कोने में बैठकर दरख्शां को घूरने लगा। जमाल, कैलाश ने मुझे औरफीना की जुबान में मुखातिब करते हुए सरगोशी की। ये लोग अपने 2 साथियों की तलाश में हैं और हम पर शुबा कर रहे हैं कि हमने इनके साथियों को छुपा रखा है। तुम्हारा क्या ख्याल है इनके बारे में? बज़ाहिर ये बदकमाशी नजर आती हैं। मुमकिन है गैर कानूनी तजारत का कोई चक्कर हो। कैलाश, क्या इन्होंने दरख्शां के साथ कोई बेहूदगी तो नहीं की? नहीं। मार्टन इन मामलात में ड्यूटी और असूल का पक्का नजर आता है, लेकिन डी जॉन, खबरदार। अचानक मार्टन का लहजा बेहद सर्द और शफाक हो गया। अगर तुमने किसी दूसरी जुबान में बात करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तुम्हारी तादाद घटाना पड़ेगी। इस तरह मोटरबोट का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तुम्हें हमारे बारे में क्या शुबा है? मैंने मार्टन से सवाल किया। स्याफाम हबशी अपनी जगह बैठा उकाबी नज़रों से हमारे चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। डिसूजा बदस्तूर मोटरबोट चलाने का फ़र्ज अंजाम दे रहा था। पीटर की नज़रें भी हमारी जानिब थीं। वह सब मुसल्ला नजर आ रहे थे। मार्टन ने मेरा सवाल नहायत खामोशी से सुना, फिर मेरे साथियों पर उचरती हुई निगाह डालते हुए बोला, हमें एडगर और अबू रियाज हर कीमत पर दरकार हैं। ख्वाहिश के लिए हमें हज़ारों खून क्यों ना करने पड़े। हमारी ज़ुबान पर एतबार करो, हम तुम्हारे साथियों को नहीं जानते। मार्टन, नहीं सुनने का आदी नहीं, या तो सीधी तरह खुल जाओ वरना। नहीं मौसियो, नहीं। डी जॉन ने शीशी निकालकर मजीद 2 घूंट लेते हुए एहतजाज किया। इस बार तुम लड़की पर गोली नहीं चलाओगे? मादाम जूलिया की मौत आज भी डी जॉन को रातों को रोने पर उकसाती रहती है। वो बेगुनाह थी। मार्टन ने अपना जुमला अधूरा छोड़कर डी जॉन को तेज नज़रों से घूरा, लेकिन डी जॉन ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। उसकी निगाहें बदस्तूर दरख्शां के वजूद पर फिसल रही थी। मैं होंठ चबाकर रह गया।
अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं रबीक मुंह में रखकर उन्हें ऐसा मजा चखाता कि वो तमाम उम्र याद रखते। रबीक के ख्याल के साथ ही मेरे जहन में मजजूब की अंगूठी का ख्याल भी उभरा। मुझे औरिगा के वो अल्फाज भी याद आए जो उसने दरख्शां के बारे में कहे थे। उसने यकीन दिलाया था कि दरख्शां लाजवाल कुव्वतों के मालिक है और हम दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जो नाकाबिले तस्कीर होगी, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई तजुर्बा नहीं हुआ था। मुझे रफ़ीकी और जैक्सन का ख्याल आया तो मेरी बौखलाहट काफूर हो गई। मजजूब की मुकद्दस अंगूठी का कमाल मैं पहले भी देख चुका था। समोरा और उसके सरफिरे साथियों ने हमें सोते में बेबस कर दिया था, लेकिन बुजुर्ग की अंगूठी ने मेरी आरजू पूरी कर दी। रस्सियों का जाल टुकड़े टुकड़े होकर मेरे कदमों में बिखर गया। सांगा की पेशानी से उबलने वाला लहू मेरे जहन में महफूज था। वो ताकत यकीनन मेरी अपनी नहीं थी जिसने एक वजनी पत्थर से सांगा को निशाना बनाया। वो जो पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे, उन्होंने मुझे बेपनाह कुव्वतों का मालिक बताया था। औरिगा, जिसकी दूर भी नजरें दूर तक देखने की ताकत रखती थी, वो भी लकड़ी की अंगूठी का भेद नहीं पा सका। मैं चाहता तो रफ़ीकी को बुलाकर अपने दुश्मनों की सरकोबी का हुक्म दे सकता था। जैक्सन के जरिए मालूम कर सकता था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें यरगमाल बना लिया था। एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि रफ़ीकी को आवाज़ दूं और उसे हुक्म दूं कि डी जॉन को हज़ारों फुट बुलंदी पर ले जाकर दूर गहरे समुंदर में फेंक दे। वो यकीनन मार्टन और उसके मुजरिम साथियों को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता, लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मार्टन और उसके साथियों की मौत हमारे लिए मजीद दुश्वारियां पैदा कर सकती थी। चुनाचे मैंने उस वक्त तक के लिए अपना इरादा मुलतवी करने का फैसला कर लिया, जब तक कि हम किसी जहाज या जजीरे के करीब ना पहुंच जाएं। यहाँ मैं अपनी कोताही और इंसानी फितरत का एतराफ़ भी ज़रूरी समझता हूँ। आपके जहन में यकीनन यह सवाल पैदा होगा कि जब रफ़ीकी मेरे दुश्मनों की मौत के सिलसिले में मेरे अहकाम की बजावरी कर सकता था, तो मेरे ईमा पर वो हमें किसी महफूज जजीरे तक भी पहुंचा सकता था। लेकिन उस वक्त अचानक हालात ने हमें जिस अंदाज में बेबस किया था, उसने मेरी अकल भी किसी हद तक खबत कर दी थी। मजजूब की अंगूठी और रफ़ीकी के ख्याल ने मुझे बड़ी हद तक बेखौफ और दलेर बना दिया। मैंने अपनी और अपने साथियों की बंदिशें तोड़ने की कोशिश यूं भी नहीं की कि सियाफम हबशी पार्टी और पीटर के हाथों में दबे हुए खतरनाक असले का रुख हमारी जानिब था। ट्रैगर पर उंगली का एक मामूली सा दबाव भी हम में से किसी की दर्दनाक मौत का सबब बन सकता था। लेकिन एक बात मैंने तय कर ली थी कि डी जॉन को उसकी गुस्ताखी और बेहूदगी की सज़ा ज़रूर दूंगा। जेकब किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर बुरी तरह पेचोताब खा रहा था, जिसने उसे बुरी पहाड़ियों से निजात दिलाने के बाद एक नई आजमाइश से दो चार कर दिया था। कैलाश बुनियादी तौर पर सर्जन था, इसलिए मौत और ज़िंदगी का खेल उसके लिए कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। लेकिन इस वक्त हमें जो सूरत हाल दरपेश थी, उसने कैलाश को उलझा दिया था। और दरख्शां, उसके मासूम चेहरे पर खौफ व दहशत के मिले जुले तासुरात थे। किसी सहमी हुई फाख्ता की मानंद वो जेकब और कैलाश के दरमियान सिमटी बैठी थी। मार्टन कुछ देर तक डी जॉन की डिठाई और बगैरती पर दांत पीसता रहा, फिर मुझे घूरते हुए बोला, तुमने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मैं बैरिस्टर और जागीरदार हूँ जमाल अस्कर। इस बार मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हारे साथियों ने भी यही बताया था। उसने बारी बारी हमारे चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, फिर मायने खेज अंदाज में बोला, अच्छी टीम तरतीब दी है तुम लोगों ने। क्या मतलब? मैं चौंका। एक सर्जन, दूसरा बैरिस्टर, तीसरा मजहबी पेशवा और चौथी एक हसीन और जमील औरत। मैं मजहबी पेशवा नहीं, सिर्फ पादरी हूँ, फादर जेकब। तुम पादरी होने के साथ साथ अदाकारी भी खूब कर लेते हो, मार्टन ने बदस्तूर मायने खेज लहजे में कहा। कानून की निगाहों में धूल झोंकने के सिलसिले में तुम्हारी और बैरिस्टर की शख्सियत खासी कारआमद साबित होती होगी। लेकिन क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रहा? इंजील मुकद्दस की कसम, तुम्हारी बेसरोपा बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, जेकब ने बेजारी से जवाब दिया। तो मार्टन के तेवर यकलख्त खतरनाक हो गए। कुछ देर तक वो कहर आलूद नजरों में हमें घूरता रहा, फिर बोला, क्या तुम शराफत से हमें एडगर और अबू रियाज का पता नहीं बताओगे? हम किसी एडगर या अबू रियाज से वाकिफ नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हें शायद हालात का इल्म नहीं है, मार्टन ने कुछ सोचते हुए कहा। 15-20 लाख का नुकसान बॉस की निगाहों में कोई वक़्त नहीं रखता, लेकिन गद्दारों को मुआफ़ कर देना हमारे उसूल के खिलाफ है। आज नहीं तो कल या कुछ अरसे बाद वो दोनों हमारे रहमो करम पर होंगे। ज़रा सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या हैसियत होगी। तुम अभी तक गलत फहमी में मुब्तला हो। कैलाश ने कहा, हमारी शख्सियत सयाहों की है। एक इत्तफाकी हादसे से दो चार होने के बाद हमारा जहाज़। मुख्तसर बात करने की आदत डालो सर्जन कैलाश, मार्टन ने सरसराती आवाज़ में कहा। तुम हमें उन दोनों का पता बता दो, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करने का वादा करते हैं। टीम में तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है? मैंने अपने ज़हन में एक स्कीम मुरतब करते हुए संजीदगी से सवाल किया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मार्टन चौंका। मेरे लबो लहजे की अचानक तब्दीली ने मोटरबोट के दूसरे लोगों को भी चौकन्ना कर दिया। तुमने कहा था कि तुम्हारे बॉस की लुगत में मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन मेरा मतलब बहुत वाज़ेह और साफ है मिस्टर मार्टन, मैंने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। तुम चूंकि अपनी पार्टी के अहम रुकन हो, इसलिए यह भी जानते होगे कि किसी भी सौदेबाजी के आखिरी फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बॉस को होता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नायब होने की हैसियत से कुछ इख्तियारात मुझे भी हासिल हैं।
हो सकता है तुम्हारा बयान दुरुस्त हो, लेकिन मैं छोटे मोटे सौदे करने का आदी नहीं, इसलिए मामले की गुफ्तगू सिर्फ तुम्हारे बॉस से होगी। गोया तुम जानते हो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? इसका जवाब भी हम तुम्हारे बॉस को देंगे। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया, फिर तेजी से बोला, मिस्टर मार्टन, क्या तुम अब मेरे हाथों की बंदिशें खोलने की जहमत गवारा करोगे या मुझे खुद ही तकलीफ करना पड़ेगी? नहीं, पीटर ने सर्द लहजे में मुझे ललकारा। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बेदरेक गोली मार दूंगा। बहुत खूब, मैं बेपरवाही से मुस्कुराया। फिर मार्टन को देखते हुए बोला, मैं क्या समझूं, इस वक्त मोटरबोट की कमान किसके हाथ में है और असल नायब कौन है? पीटर। मेरा तीर जाया नहीं गया। मार्टन ने अपनी भूरी रंगत वाले साथी को गुस्सीली निगाहों से देखा। क्या तुम मेरी इजाज़त के बगैर गोली चलाने की जसारत कर सकते हो? जहाज से दूर रहने की हालत में हमें हर लम्हा आंखें खुली रखने की हदायत की गई है, पीटर ने तेजी से जवाब दिया। क्या तुम भूल गए कि मेरी हैसियत क्या है? मार्टन का लहजा सर्द और शफाक हो गया। तुम बॉस के नायब हो, लेकिन खतरे की सूरत में। शट अप। मार्टन चीख उठा। फिर उसने सियाफाम हबशी को इशारा किया, जो बदस्तूर किसी आदमखोर चीते की मानिंद अपनी जगह मोहतात चाको चौबंद नजर आ रहा था। मार्टन का इशारा पाकर सियाफाम हबशी ने अपनी स्टेन गन डिसूजा के सामने रख दी। उसने इंतहाई खामोशी और संजीदगी से हमारे करीब आकर हमारी बंदिशें खोलना शुरू कर दी। अपने काम से फारिग होकर वो दोबारा अपनी जगह जाकर बैठ गया। स्टेन गन उठाकर वो एक बार फिर हमारी तरफ मोहतात नज़रों से देखने लगा। उसके तेवर बता रहे थे कि अगर हमने मार्टन की दी हुई रियायत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का ख्याल भी किया तो वह पलक झपकते ही हमारे जिस्मों को छलनी कर देगा। पीटर ने हबशी के काम में कोई मुदाखलत या मार्टन के इशारे पर एहतजाज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसे मार्टन का वो तर्ज अमल ग्रां गुजरा है। दूसरी तरफ जेकब और कैलाश मेरे तर्ज अमल पर हैरान नजर आ रहे थे। अलबत्ता दरख्शां का रद्द-ए-अमल उन दोनों से मुख्तलिफ था। वो हाथों की बंदिशें खुल जाने के बाद मुतमईन नजर आ रही थी। मुझे खुशी है मिस्टर मार्टन के तुमने मुझ पर एतमाद किया और हमारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरी सूरत में तुम्हारे फरिश्ते भी एडगर और अबू रियाज के सिलसिले में हमारी ज़ुबान नहीं खुलवा सकते थे। जमाल। जेकब ने औरफीना की ज़ुबान में मुझे सरजनिश करने की कोशिश की। इतना बड़ा और सफ़ेद झूठ, खुदा के गज़ब से डरो। मार्टन चौंका। सियाफाम हबशी की पेशानी भी शिकन आलूद हो गई, लेकिन मैंने मौका की नज़ाकत को महसूस करते हुए तेज़ी से पलटकर जेकब को इंतहाई करख्त आवाज़ में तंबीह की। नहीं फादर, तुम मुझे मेरे इरादे से बाज नहीं रख सकते। हमें अपना नुकसान बहरहाल पूरा करना है और आइंदा के लिए अपना फ़ायदा भी देखना है। एक बात और, दोबारा तुम मुझे अंग्रेज़ी के अलावा किसी और ज़ुबान में मुखातिब करने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता। जेकब के अलावा कैलाश भी मुझे हैरत से घूरने लगा, लेकिन मार्टन और उसके साथी मेरे बर्ताव से किसी हद तक मुतमईन हो गए। फिर कबल इसके कि मार्टन मुझसे कोई गुफ्तगू करता, मैंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, माय डियर मिस्टर मार्टन, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं 10-15 मिनट आराम कर लूँ। तुमने जो शदीद ज़रब मेरे सर पर लगाई थी उसका असर अभी तक बरकरार है। मार्टन मेरी हरकतों सकनात का बगौर जायज़ा ले रहा था। उसने सर की खफीफ जुम्बिश से मुझे इजाज़त दी तो मैंने पाँव फैलाकर अपना सर हाथों में टिका लिया और आंखें बंद कर ली। मुझे वो मोहलत जैक्सन से हालात जानने के लिए दरकार थी। चुनांचे आंखें बंद करते ही मैंने जैक्सन को याद किया और उसे एडगर और अबू रियाज के अलावा मार्टन और उसके गिरोह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करने लगा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने तमाम मालूमात हासिल करने के बाद जैक्सन से दरियाफ्त किया, आपकी दुआ है मेरे अजीज़, मैं खैरियत से हूँ। तुमने कहा था कि हमारी मुलाकात जल्द होगी, लेकिन तुम्हारा कहा पूरा नहीं हुआ। मैंने इम्कानी बात का इजहार किया था, इसमें रूहों की पेशन गोई का दखल नहीं था। जैक्सन। अचानक मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें हंगारू की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है? कोई और बात करें मेरे अजीज़। जैक्सन ने मेरे जुमले से घबराकर बड़ी अकीदत से हड्डियों के उस पिंजर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हर वो शय जो इंसान की समझ से बाहर हो उसके बारे में शुबहात का इजहार नहीं करना चाहिए। हंगारू एक अजीम कुव्वत का नाम है। क्या जीनी ने आपको उसकी रूहानी कुव्वतों के बारे में आगाह नहीं किया था? मुझे याद है, और इसीलिए आज मैं तुम्हारी इस अजीम कुव्वत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जैक्सन ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। शायद वो मेरे जुमले की गहराई नहीं पा सका था। मैं उसकी मुस्कुराहट पर कबीदा खातिर नहीं हुआ। ठोस लहजे में बोला, प्यारे जैक्सन, क्या हंगारू की अजीम रूह तुम्हारे जरिए मुझे ये बता सकती है कि जैसिका, मकलूश, आरंबा और बाहुगा माँ का क्या मतलब होता है? मेरी निगाहें जैक्सन के चेहरे पर मरकूज थीं। ओरिगा ने इन पुरस्रार अल्फाज के बारे में गलत नहीं कहा था। मेरा जुमला मुकम्मल होते ही जैक्सन की हंसी काफूर हो गई। वो यकदम परेशान हो गया। हंगारू के ढांचे पर उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। खामोशी से आसमान की जानिब परेशान और खौफजदा नज़रों से घूरने लगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया प्यारे जैक्सन, मैंने उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है मेरे अजीज़। यकलक तो उसने मेरी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मैं इन लफ्ज़ों के बारे में कोई तशरीह नहीं कर सकूंगा, आप इसे मेरी मजबूरी समझ लें। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी कुव्वतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। शायद इसलिए मैं और मेरे साथी इस वक्त दुश्मनों के निर्गे में गिरे हुए हैं। मैंने तल्ख लहजा इख्तियार किया। मैं इसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कहूँगा मेरे अजीज़।
जैक्सन ने होंठ काटते हुए जवाब दिया, फिर मेरी अंगूठी की जानिब देखते हुए बोला, हथियार पास हो, लेकिन इंसान उसके इस्तेमाल से नावाकिफ हो तो इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी ही कहेंगे। तुम्हारा इशारा बुजुर्ग की अंगूठी की जानिब है, क्यों? मैं संजीदा हो गया। मैं आपके ख्याल की तरदीद नहीं करूंगा। क्या तुम इसके इस्तेमाल से वाकिफ नहीं? नहीं मेरे अजीज़। जैक्सन ने जाने क्यों एक सरदा भरकर जवाब दिया। ओरिगा की दूरस निगाहें भी बुजुर्ग के इस तोहफे की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकी थीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये अंगूठी आपके लिए पारस पत्थर और कसौटी से ज़्यादा मौसर साबित होगी। कसौटी से तुम्हारी क्या मुराद है? मुकद्दस बुजुर्ग के जोरे बाजू ने इस अंगूठी के गिर्द नूर का एक खाला बना दिया, इसलिए कोई भी गंदी या निजस कुव्वत इस आले के अंदर नहीं दाखिल हो सकेगी। अगर ऐसा ना होता मेरे अजीज़ तो शायद। वह कहते कहते खामोश हो गया तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। तुम चुप क्यों हो गए? मेरी दरख्वास्त है मेरे अजीज़ कि आप इस अंगूठी की हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा करें। कुछ कुव्वतें इसे आपके पास बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जिस दिन ये अंगूठी आपके हाथ से निकल गई, वक्त का भंवर आपको पूरी तरह समेट कर बेबस कर देगा। ये और बात है कि उस वक्त बज़ाहिर आपके हाथ आज से ज़्यादा मजबूत होंगे। मैं तुम्हारी बात का मकसद नहीं समझ सका। मुझे अफसोस है, इससे ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकती या गुरेज कर रहे हो? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था मेरे अजीज़, रूहों की एक हद मुकर्रर होती है, उससे आगे वो भी परवास से कासिर होती हैं। आज तुम उलझी उलझी बातें कर रहे हो, मोमो के इशारों में जैसी जू मायनी बातें। मैं मजबूर हूँ मेरे अजीज़। हमारी मुलाकात कब होगी? मैंने मौजू बदल दिया। हम अनकरीब एक दूसरे से मिलेंगे और फिर यह खादिम आपकी निगाहों के सामने होगा। मैंने जैक्सन को रुखसत कर दिया। मेरा ख्याल था जैक्सन हंगारू की रूह के जरिए ओरिगा की जुबान से निकले हुए अल्फाज को डिकोड कराने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंगूठी के बारे में उसने भी इसी खदशे का इजहार किया कि मेरे दुश्मन इसकी बरकतों के साए से मुझे महरूम करना चाहते हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि अंगूठी के चले जाने के बाद मेरे हाथ किस तरह ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मैं अपने ख्यालों से उलझता रहा। फिर मेरे जहन में रफ़ीकी का जुमला उभर आया। उसने मुझे मशवरा दिया था कि कभी कभी मैं अंगूठी को चूम लिया करूं। खुदा के बरगजीदा बंदे ने रफ़ीकी को मेरी हिफाजत और निगरानी पर मामूर किया था। मेरे दिल में यह ख्याल उभरा कि रफ़ीकी को तलब करके उसे हालात के बारे में दरियाफ्त किया जाए। मैंने उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पीटर की तल्ख आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो मार्टन से कह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? तुम शायद भूल रहे हो कि यह सब हमारे रहमो करम पर है। अगर इन्होंने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की तो हम पलक झपकते इनके जिस्म छलनी कर देंगे, और फिर आबी जानवर इनका लजीज गोश्त खाकर यकीनन हमें दवाओं का मुस्तक समझेंगे। मेरे साथी ने तुमसे कुछ देर सस्ताने की मोहलत तलब की थी, लेकिन तुम। कैलाश ने बोलना चाहा, लेकिन पीटर झुल्ला गया। तुम अपनी जुबान बंद रखो। दोबारा हमारे मामले में मुदाखलत से गुरेज करना। बॉस का ये ख्याल दुरुस्त था पीटर कि तुम ज़हीन भी हो और गर्म मजाज भी, लेकिन जब हालात की कड़ियाँ उलझी हुई हों तो इंसान को ठंडे दिल से उन्हें सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। मार्टन ने उसे समझाने की कोशिश की। क्या यह मुमकिन नहीं कि ये महज वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? पीटर का लहजा खुश्क था। अगर ये साबित हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? दूरंदेशी का तकाजा यही है कि या तो हम इनकी जुबानें खुलवाएं या फिर जहाज़ तक पहुंचने से पेशतर इन्हें ठिकाने लगा दें। पीटर ने तेजी से जवाब दिया। क्या ये मुनासिब होगा कि हमारा जहाज़ इनकी नज़रों में आ जाए और हमें कुछ हासिल भी ना हो? पीटर ने यकीनन बड़ी दूरंदेशी की बात सोची थी। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पर अमल करता जो इस वक्त पीटर के जहन में था। शायद इसीलिए मार्टन ने फौरी तौर पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे लिए आंखें खोल देने के सिवा कोई चारा नहीं था। चुनाचे मैंने रफ़ीकी को तलब करने का इरादा तर्क करके आंखें खोल दी और पीटर को नफरत भरी निगाहों से घूरने लगा। जैक्सन से गुफ्तगू के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मार्टन और उसके साथी मेरा और दरख्शां का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। तुम मुझे ऐसी नज़रों से क्यों घूर रहे हो? पीटर गुस्से से बोला। अपनी निगाहें नीचे रखो वरना। तुम अभी तिफले मकतब हो पीटर। मैंने दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। मुझे तुम्हारे बचपने पर गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी। मार्टन, पीटर आपे से बाहर होकर चिल्लाया, इसे कहो अपनी गंदी जुबान बंद कर ले, वरना मुझे मजबूरन इसे खामोश करना पड़ेगा। तुम्हारे फरिश्ते भी ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकते, मैंने जवाबन गरज कर कहा। क्या तुम हमें मारकर अपना करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकोगे? क्या मतलब? मार्टन चौंक उठा। तुमने सिर्फ 15-20 लाख की बात की थी माय डियर मिस्टर मार्टन, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन हीरे और जवाहरात की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। मैंने जैक्सन से हासिल की हुई मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए सर्द आवाज़ में कहा। बोलो, क्या तुम मेरी मालूमात पर शुबा कर सकते हो? हमें वापस भूरी पहाड़ियों की सिमत चलना चाहिए। पीटर ने फिर जहानत का सबूत दिया। एडगर और अबू रियाज को पकड़ने के बाद हम बॉस को ज़्यादा खुश कर सकते हैं। मैंने कहा था पीटर कि तुम अभी तिफले मकतब हो। मैंने फौरी तौर पर दूसरा पांसा फेंका। अगर एडगर और अबू रियाज भूरी पहाड़ियों पर होते तो मैं हीरे जवाहरात और उनकी मालियत का इज़हार करके हमाकत का सबूत न देता। तुम्हें यकीन नहीं आता तो बड़े शौक से मोटर बोट का रुख मोड़ लो। हो सकता है वक्त बर्बाद करने के बाद तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि बैरिस्टर जमाल अस्कर तुम्हारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। मार्टन और स्याफ हम हबशी की आंखें मेरे चेहरे पर जम गईं। पीटर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। शायद उसे करोड़ों की मालियत के हीरे जवाहरात से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। डिसूजा गूंगा बना मोटर बोट का स्टीयरिंग संभाले रहा। रोमियो डिजॉन की गिरफ्त रिवॉल्वर के दस्ते पर मजबूत हो गई, लेकिन उसकी निगाहें बदस्तूर दरख्शां पर जमी रहीं।
कैलाश और जेकब मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। अगर वो दोनों भूरी पहाड़ियों पर नहीं तो फिर कहाँ हैं? मार्टन ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हें उनके फरार होने का इल्म किस तरह हुआ, और ये कि उनके कब्जे में करोड़ों की मालियत के हीरे जवाहरात हैं? लासिल्की निज़ाम बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है मेरे दोस्त, मैंने मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम और तुम जिस कारोबार में मुलविस हैं उसमें हर कदम एक सोचे समझे मंसूबे और तयशुदा स्कीम के तहत उठाया जाता है। ज़रा अपने ज़हन पर जोर देने की कोशिश करो। एडगर और अबू रियाज ने पहले कभी फरार होने की कोशिश नहीं की। क्यों? इसलिए कि पहले उन पर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं किया गया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मार्टन मेरा जवाब सुनकर होंठ चबाने लगा। जैक्सन ने मुझे जो मुख्तसर मालूमात फराहम की थी उसके मुताबिक मार्टन और उसके गिरोह के अफराद गैर कानूनी तिजारत में मुलविस थे और माकूल मुआवजे पर हीरे जवाहरात, अफीवन और गैर मुल्की राज एक दूसरे के हाथ फरोख्त करते थे। उनका सरगना कौन था, ये बात गिरोह के अलावा किसी फर्द को नहीं मालूम थी। एडगर और अबू रियाज को इस गिरोह में शामिल हुए 3 साल गुजर चुके थे। वह दोनों बेहद कारआमद और वफादार थे, लेकिन एक मौका पर साथियों की मौजूदगी में एक मामूली सी गलती पर उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया जिसने उन दोनों को हमख्याल और बागी बना दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि अपने गुमनाम बॉस को कोई ऐसा शदीद नुकसान पहुंचाएंगे जो उसे तमाम जिंदगी याद रहे। वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में थे, फिर उन्हें वो मौका मिल गया। एक मुल्क ने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात तलब किए और ये जिम्मेदारी अबू रियाज और एडगर को सौंप दी गई। जिस गिरोह को माल देकर रवाना किया गया वो 4 आदमियों पर मुश्तमिल था। उनकी कमान चूंकि एडगर के सुपुर्द थी, इसलिए उसने निहायत आराम से अपने बाकी दोनों साथियों को हलाक कर दिया और अबू रियाज के हमरा किसी जजीरे की सिमत निकल गया, जिसकी इतला गिरोह के सरगना को 3 रोज़ बाद मिली। चुनांचे उसने मार्टन और उसके साथियों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि दोनों को हर कीमत पर तलाश किया जाए। जैक्सन ने मुझे यह भी बता दिया था कि उन हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया गया था कि अगर वो कानून के हाथ लग जाते तो भी माल बरामद नहीं हो सकता था। मैं इन्हीं मालूमात की बिना पर मार्टन और उसके साथियों को हैरान करने में मसरूफ़ था। मेरा ख्याल है तुम हमारे गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानते हो, पीटर ने कहा। मैं तुम्हारे इस ख्याल की तरदीद नहीं करूंगा, मैंने बेनियाजी का मुजाहरा किया। बॉस ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता जो हमारे कारोबार के सिलसिले में खोज लगाने की कोशिश करें, पीटर ने शफाक अंदाज में जवाब दिया। फिर मार्टन को घूरते हुए बोला, अब तुम्हारा क्या मशवरा है? नहीं, मार्टन ने पीटर का इशारा समझते हुए तेजी से हाथ उठाया। तुम किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करोगे। डीआर, तुम्हारा क्या मशवरा है? आखिरी जुमला सियाफाम हबशी को मुखातिब करके कहा गया। मैंने अपनी तवज्जो डीआर की जानिब मबजूल कर दी, जिसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैं इस बात का इतराफ़ करने में बुखल से काम नहीं लूँगा कि वो सियाफाम हबशी हैरत अंगेज़ कुव्वत बर्दाश्त का मालिक होने के साथ साथ निहायत ज़ीरक और होशियार भी था। जिस अंदाज में मार्टन ने उसे मशवरा तलब किया उससे भी साफ जाहिर था कि मार्टन के बाद इस वक्त मोटर बोट पर उसी को अहमियत हासिल थी। हबशी ने फ़ौरन ही इस बात का कोई जवाब ना दिया, बड़ी गहरी निगाहों से मुझे घूरता रहा। फिर बोला, मेरा मशवरा है कि इनका फैसला बॉस पर छोड़ देना चाहिए। मैं भी तायद करता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ की क्या ज़रूरत है? पीटर मुझे गहरालूद नज़रों से देखते हुए बोला। हम अपने साथ सिर्फ एक अहम आदमी भी ले जा सकते हैं, बाकी लोगों का किस्सा पाक कर देना ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरा मशवरा है कि यह फैसला भी बॉस पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसे अहम समझता है, और गिरोह में मेरी भी कोई हैसियत है। पीटर से आफाम हबशी की तरफ पलट पड़ा। तुम हर मामले में मेरी बात की? नहीं पीटर, नहीं। हबशी ने बिजली की तरह तड़प कर स्टेन गन का रुख पीटर की जानिब किया, फिर निहायत ठहरे हुए लेकिन शफाक लहजे में बोला, तुम डीआर से ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश मत करो। मेरी हैसियत क्या है ये तुम भी जानते हो। बॉस ने मुझे खून की होली खेलने की खुली इजाज़त दे रखी है और मैं बॉस के सिवा किसी और को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। पीटर को शायद अपनी जल्दबाजी और हबशी की हैसियत का एहसास हो गया। उसने अपनी तवज्जो जल्दी से मार्टन की जानिब मबजूल कर ली। मेरी ज़ाती राय भी यही है, मार्टन फैसला कुन आवाज़ में बोला। हम इन्हें बॉस के सामने पेश करने के बाद ही कोई अमल करेंगे। तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है मार्टन, इसलिए कि अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि मैं ही। मैंने दीदा और दानिस्ता अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मुझे मायूसी नहीं हुई। मार्टन के अलावा सियाफाम हबशी भी चौंक उठा। बकवास मत करो। पीटर ने मार्टन और हबशी का गुस्सा मुझ पर उतारने की कोशिश की। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ भी निकला तो मैं। पीटर ने अपना रिवॉल्वर बुलंद करने की कोशिश की। मुमकिन है उसका इरादा महज मुझे खौफजदा करने का हो, लेकिन मैंने पल भर में एक फ़ैसला कर लिया। किसी आदमखोर चीते किसी फुर्ती से मैंने अपना रुख तब्दील करके जस्त लगाई। फिर मेरी लात इतनी तेज़ी से घूमी कि पीटर को संभलने का मौका न मिल सका। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर समुंदर में जा गिरा और खुद पीटर लड़खड़ाता हुआ डिसूजा से टकराकर दूसरी जानिब उलट गया। उसके होंठ फट गए थे। खून को अपने चेहरे पर महसूस करके वो दीवाना हो गया। तेजी से कलाबाजी खाकर अपने कदमों पर दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन कबल इसके कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करता, मार्टन लपक कर दरमियान में आ गया। हट जाओ मेरे रास्ते से, पीटर खूंखार आवाज़ में चिल्लाया। मैं इसका खून कर दूंगा। होश में आओ पीटर, बात समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीटर मार्टन से उलझ गया। उसके सर पर खून सवार था,
लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो डिसूजा और रोमियो डिजोन के लिए भी हैरत अंगेजी साबित हुआ। स्याफाम हबशी मार्टिन का इशारा पाकर किसी तैनवे की तरह झपटा। फिर उसने महज चंद लम्हों में पीटर को बेबस करके इस तरह रस्सियों में जकड़कर नीचे तख्ते पर ढेर कर दिया कि वह अपने जिस्म को हरकत देने से भी कासिर था। पीटर की जुबान से मार्टिन और स्याफाम हबशी की शान में गालियां निकल रही थी, लेकिन मार्टिन ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। हबशी निहायत इत्मीनान से अपनी जगह जाकर बैठ गया। रोमियो डिजोन उस वक्त भी दरख्शां को देखने में मसरूफ था। शायद उसे दूसरी बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैंने एक निगाह मार्टिन पर डाली, फिर पलटकर अपनी नशिस्त पर बराजमान हो गया। मुझे खुद भी अपने तर्ज अमल पर ताजुब हो रहा था। मैंने पीटर पर अचानक हमला करने में जिस फुर्ती का मुजाहरा किया, गो उसमें मेरे इरादे को भी दखल था, लेकिन इस इरादे के पीछे कौन सी कुव्वत कारफरमा थी, मैं इसे कोई नाम नहीं दे सका। बहरहाल जैक्सन की मालूमात से मैंने जिस अंदाज में फ़ायदा उठाया, उसने मेरे दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मार्टिन मुझे जिन नज़रों से देख रहा था, उनमें तजस्सुस और गुस्से की मिलीजुली कैफियत शामिल थी। जमाल, कैलाश ने सरगोशी की। मैं तुम्हें आइंदा मोहतात रहने का मशवरा दूंगा। नहीं, मैंने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। अब हमारे दरमियान उस वक्त तक कोई गुफ्तगू नहीं होगी जब तक हम सी हॉक तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। स्याफाम हबशी की आंखें हैरत अंगेज अंदाज में चमकने लगीं। इस बार मार्टिन के अलावा डी जॉन भी चौंका था, शायद इसलिए कि मैंने उस जहाज़ का नाम ले दिया था जिस पर डी सूजा की इतला के मुताबिक हम 24 घंटे के बाद पहुंचने वाले थे। मैंने मार्टिन को मजीद उलझाने की खातिर अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डाली, फिर निहायत इत्मीनान से आंखें बंद कर लीं। शाम तक हम खुले समुंदर में सफ़र करते रहे। हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। एक बार जेकब ने पानी मांगा, उसको पानी दे दिया गया। मार्टिन और उसके साथी शायद मुझे अपना नादीदा बॉस समझकर खामोश थे, लेकिन वो गाफिल नहीं थे। अपनी अपनी जगह बेहद मोहतात नजर आते थे। रोमियो डिजोन की बेहूदगी कुछ कम हो गई, मगर कभी कभी वो दसदीदा नज़रों से दरख्शां की जानिब देखने लगता। वह सब मेरी शख्सियत को समझने और बेनकाब करने की सोच में नजर आ रहे थे, लेकिन स्याफाम हबशी इस वक्त भी तमाम फिक्रों से बेनियाज नजर आ रहा था। शायद उसे मरने और मारने के सिवा और किसी काम से कोई गर्ज नहीं थी। पीटर कुछ देर तक गालियां बकता रहा, फिर थक हार कर खुद ही निढाल हो गया। शाम को जब मार्टिन ने किट बैग से चाय का थर्मस और बिस्किट के पैकेट निकाले तो पीटर के हाथ पैर खोल दिए गए। मेरा ख्याल था कि आज़ादी मुयस्सर आती वो सबसे पहले डीआर को ख़त्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके चेहरे से बज़ाहिर यही मालूम होता था जैसे वो तमाम पुरानी बातें फरामोश कर चुका हो। मार्टिन ने उसे किट बैग ही से दूसरा रिवॉल्वर निकाल कर दे दिया, जिसे पीटर ने उलट पलट कर गौर से देखा, उसके राउंड चेक किए, फिर निहायत बेपरवाही से उंगली में फंसा कर उसे तेज़ तेज़ दायरे की सूरत में घुमाने लगा। मैं उसकी हरकत का मकसद नहीं समझ सका। मुमकिन था वो अपनी इस हरकत से हमें मरूब करने का ख्वाहिशमंद रहा हो, या फिर अपने गुस्से को तस्कीन पहुंचाने की खातिर बिला मकसद एक शुगल में मशगूल हो गया हो। थर्मस खोलने के बाद मार्टिन ने बैग से प्लास्टिक के बीकर नुमा डोंगे निकाले और सबको चाय तकसीम करने लगा। मुझे उसकी वो मेहमान नवाजी भी कुछ अजीब लगी। बॉस का नायब होने की हैसियत से वो चाय की तकसीम का काम अपने किसी साथी से भी ले सकता था, लेकिन उसने खुद ही बारी बारी हर एक को चाय देना शुरू कर दी। पहला डोंगा पीटर के हिस्से में आया। शायद इस तरह मार्टिन उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो गुजरी हुई बातों को भूल चुका है। पीटर डोंगा लेकर मुस्कुराया, फिर चाय पीने में मसरूफ़ हो गया। मार्टिन के साथियों के अलावा हमने भी खामोशी से चाय पीना शुरू कर दी। तकरीबन 10-11 घंटे के उकता देने वाले सफ़र ने हमारे असाब को बोझल कर दिया था। चाय के पहले ही घोंट से मुझे ताकत का एहसास हुआ। मैंने अपने साथियों की जानिब देखा। वो अभी तक किसी सोच में मुब्तला थे, साथ साथ चाय का घोंट भी ले रहे थे, लेकिन दरख्शां, उसने अभी तक डोंगे को मुंह से नहीं लगाया था। एक औरत होने की वजह से शायद गुजरे हुए परेशान कुन लम्हात ने उसके असाब पर गहरा असर किया था। उसकी आंखें बता रही थी कि इस वक्त उसे चाय से ज़्यादा कुछ देर आराम की शदीद ज़रूरत थी। मोटर बोट इतनी बड़ी नहीं थी कि हम खुलकर बैठ सकते। दरख्शां निचले तख्तों पर भी नहीं लेट सकती थी। मैं कुछ देर तक उसके चेहरे पर थकन और तफक्कुरात के मिले जुले तासुरात देखता रहा, फिर आहिस्ता से पूछा, दरख्शां, तुम क्या थकान महसूस कर रही हो? वो मेरी बात सुनकर इस तरह चौंकी जैसे कच्ची नींद से बेदार हुई हो, या मेरी आवाज़ ने उसके ख्यालात के शराजा मुंतशिर कर दिया हो। मेरी जानिब उसने जिन नज़रों से देखा उनमें बेपनाह शगुफ्तगी और ताजगी थी। थकन या साबी दबाव का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं था। मेरा दिल चाहा कि लाश से अपनी जगह तब्दील कर दूं। मुझे यकीन था कि मेरे कुर्ब का एहसास उस पर खुशगवार असर मुरतब करेगा। खुद मुझे भी उसकी दूरी शाक गुजर रही थी, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। हालात के पेश नज़र हमारी एक मामूली सी लग्जिश भी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सवाल दोहराया। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी, इसलिए शायद तुमने। दरख्शां के लबो लहजे से प्यार मोहब्बत की चाशनी टपक रही थी। मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। मुझे चाय की मुतलिक ख्वाहिश नहीं। वह बेपरवाही से मुस्कुराई। फिर कबल इसके कि मैं असरार करता दरख्शां ने अपना हाथ घुमाया और चाय को डोंगे समेत समुंदर की लहरों पर उछाल दिया। मार्टिन की निगाहों में भी गुस्से की शदीद कैफियत नमूदार होने लगी।
दरख्शां की हरकत ने मेरे दुश्मनों के हिसाब में एक बार फिर तनाव पैदा कर दिया। उनके तेवर तब्दील हो रहे थे। तुमने ये क्या हरकत की? मैंने दरख्शां को मौका की नज़ाकत का एहसास दिलाने की खातिर कदरे खुश्क और दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। मुझे अफसोस है, लेकिन दरख्शां ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पीटर ने उसकी बात काट दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मादाम दरख्शां, उसने मार्टिन को जलाने की खातिर बड़े पुरखिलाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। बॉस अगर करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है तो भला उसकी नज़रों में प्लास्टिक के हकीर डोंगे की क्या हैसियत हो सकती है? फिर वो यकदम मेरी तरफ पलट कर बोला, क्यों मिस्टर जमाल, क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? बात नुकसान या फ़ायदे की नहीं, असूल बहरहाल असूल होता है। फिर आप मादाम दरख्शां के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? पीटर के लहजे में खंजर की काट थी। मैं चौंका। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल उभरा कि पीटर मार्टिन पर तंज नहीं कर रहा, बल्कि उस पर मेरी शख्सियत बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो अपने साथियों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं वो नहीं जो वो लोग समझ रहे थे। पीटर के जुमले के इख्तिताम के साथ ही मार्टिन और उसके साथियों की निगाहें भी मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। मेरे लिए वो लम्हा बड़ी आजमाइश का था। मैं एक पल के लिए घबरा सा गया, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। अभी मेरी झोली में जैक्सन की फ्राहम करदा मालूमात का कुछ ज़ख़ीरा बाकी था। चुनाचे मैंने पीटर को घूर कर देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारी बातों का मकसद समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने साथियों को क्या बावर कराने की कोशिश कर रहे हो। आप ख्वामखा बात को तूल दे रहे हैं जनाब। मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कह दी थी, पीटर ने शाने उचकाते हुए कहा। गिरोह में तुम्हारी शमूलियत को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मैंने पीटर को छेड़ दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? पीटर संजीदा हो गया। मैं चाहता भी यही था कि उसको गुस्सा दिलाकर दोबारा उसके साथियों से उलझा दूं। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर तुम फिर गैर मुहज़्ज़ब हो जाओगे। क्या तुम अपनी ज़ुबान बंद नहीं करोगे? उसकी गिरफ्त रिवॉल्वर के दस्ते पर मजबूत हो गई। तेवर बतदरीज खतरनाक होते जा रहे थे। मैंने भी यही मशवरा दिया था, लेकिन पहल तुम्हारी जानिब से हुई है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। सच सच बताओ तुम कौन हो? मार्टिन ने सवाल किया। उसका लहजा इस बात की गुमाजी कर रहा था कि वो अभी तक मेरी शख्सियत के बारे में कोई आखिरी और हतमी फैसला नहीं कर सका। अलबत्ता मुझे बरूब करने और मेरी ज़ुबान खुलवाने की खातिर उसने अपनी पेशानी पर कुछ सिलवटें ज़रूर पैदा कर ली थीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या तुम अभी तक अपनी हालतों और जहनी तौर पर मुतजाद कैफियतों का शिकार नहीं हो? अपनी ज़ुबान काबू में रखो मिस्टर। मार्टिन के तेवर बदल गए। तुम्हारी चरब ज़ुबानी ने मुझे उलझा ज़रूर दिया था, लेकिन वह खामोश होकर बड़े गुस्से की हालत में अपना निचला होंठ काटने लगा। लेकिन क्या, तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हारा कोड क्या है? मार्टिन ने इस बार मेरी आंखों में झांकते हुए सर्द लहजे इख्तियार किया। मेरे पास मार्टिन की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने कमाल होशियारी से बिसात पलट दी थी। मैं समझ रहा था कि उसके और गिरोह के बॉस के दरमियान कोई ऐसा तारफी कोड या इशारा ज़रूर तय होगा जो गैर यकीनी हालात में एक दूसरे की शनाख्त करा सके। मुझे पहले इस बात का ख्याल होता तो जैक्सन से इस ज़मन में भी ज़रूर दरियाफ्त कर लेता किस सोच में गुम हो। मार्टिन गरज कर बोला, अगर तुम हमारे अपने हो तो अपना कोड बताओ, वरना हमें मजबूरन तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने संभाला देने की कोशिश की। मैं दूसरों की मौजूदगी में अपना कोड नहीं बता सकता। कोई ख़ास वजह? हाँ। मैंने जल्दी से अपने सोचे समझे हुए मंसूबे पर अमल कर डाला। वो कोड जो हमारे दरमियान तय है वो किसी तीसरे के इल्म में नहीं आना चाहिए, वरना हमें अपना सेटअप नए सिरे से तरतीब देना होगा। मार्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो अपनी जगह खामोश बैठा, मेरे चेहरे के तासुरात पड़ता रहा। फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और सरसराती आवाज़ में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम वो कोड मेरे कान में कह दो। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने बज़ाहिर बेपरवाही का मुजाहरा किया, लेकिन जब मार्टिन ने अपने कदम बढ़ाए तो मेरी हालत दगरगू होने लगी। आने वाला लम्हा हमारे हक में क्या फ़ैसला करने वाला था, इसका मुझे मुतलिक इल्म नहीं था। मार्टिन 2 कदम और आगे बढ़कर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी उंगलियां जोंक की तरह ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के दस्ते और ट्रैगर पर जमी हुई थी। मेरी एक मामूली सी गलती मेरे साथियों को मौत के घाट उतारने में बहुत काफ़ी साबित होती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी मेरे जिस्म पर मजजूब की अंगूठी और जीने का दिया हुआ रबीक का तोहफा बाकी था। मैंने फौरी तौर पर खुद को हालात से नबुर्द आज़मा होने के लिए तैयार किया। फिर मार्टिन को घूरता हुआ बोला, मेरा ख्याल था कि मैंने जो इशारे तुम्हें दिए हैं वही तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। नहीं, मार्टिन संजीदगी से बोला, तुमने जो बातें की हैं वो हमारे जैसे कारोबार में मुलविस कोई आदमी भी कर सकता है। ये बात तुम पहले भी सोच सकते थे। मैंने उसे हकारत से घूरा। अब भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। अगर मैं कोड दोहराने से इनकार कर दूं तो फिर तुम्हारा फैसला मेरे साथियों की मर्जी से होगा। तुमने कहा था कि तुम्हें गिरोह में नायब की हैसियत हासिल है। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन तुमने अपनी बातों से हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश की है। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार अब मेरे दोस्तों के मशवरे पर होगा। ये मार्टिन का आखिरी फैसला है। सोच लो, हमारी मौत के बाद तुम एडगर और अबू रियाज की गर्द को भी ना पा सकोगे, और शायद तुम्हारा बॉस इतना बड़ा नुकसान ना बर्दाश्त कर सके। यह हमारा ज़ाती मामला है, तुम फिक्र मत करो। एक बार फिर गौर कर लो मार्टिन, मैंने कहा। तुमने आज तक अपने बॉस की शक्ल नहीं देखी। तुम्हें जो अहकामात मौसूल होते हैं वो बरके और लासिल्की निज़ाम के ज़रिए मौसूल होते हैं।
तुम वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हो, मार्टन होंठ चबाते हुए सफाक लहजे में बोला। कोड या मौत, दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लो। कोड, मैंने अल्फाज से बाते हुए कहा। कान करीब लाओ, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मार्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। मशकूक नज़रों से घूरता हुआ अपना चेहरा मेरे करीब ले आया। ऐसा करते हुए उसे अपनी निगाहों के ज़ाविये भी बदलने पड़े। मुझे इसी एक लम्हे की तलाश थी। मौत को सर पर मंडलाता देखकर मैंने ज़िंदगी का जुआ खेलने का फैसला कर लिया। मुझे मायूसी नहीं हुई। मार्टन की नज़र चूकते ही मैंने घुटने की एक शदीद ज़रब उसके पेट में लगाई। वो कराह कर झुका और मैंने पलक झपकते में उसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया। मैंने मार्टन को ढाल बनाकर उसके साथियों को अपने हुक्म पर चलाने का मंसूबा बनाया था। मेरे उल्टे हाथ का हल्का बर्क रफ्तारी से उसकी गर्दन पर तंग होने लगा, लेकिन सियाफाम हबशी जो मौका की नज़ाकत भांप चुका था मुझसे ज़्यादा फुर्तेला साबित हुआ। मार्टन के हलक से निकलने वाली कराह जैसे उसके लिए खतरे का सिग्नल थी। उसने तेजी से खुद को नीचे गिराया, फिर कलाबाजी खाते हुए फायर झोंक मारा। मुझे अपनी दाहिनी रान में ऐसी शदीद जलन महसूस हुई जैसे किसी ने उसमें गहरा शगाफ लगाकर सुरख मिर्चें भर दी हों। हबशी का निशाना गजब का था। पहली गोली लगने के बाद मैं संभल भी ना सका था कि उसने पैंतरा बदलकर दूसरा फायर किया और इस बार मेरा बायां शाना उधड़ कर रह गया। वक्त की भी साथ मेरे हक में मनहूस साबित हुई। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे मार्टन ने अपना रिवॉल्वर मेरे हाथ से झपट लिया। फिर उसने सीधा हाथ बुलंद करके कोहनी का इतना भरपूर वार मेरी गर्दन पर किया कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। पल भर में बाजी पलट गई। मैं तेवराकर मोटर बोट के तख्तों पर गिरा। मेरे कानों में हबशी का खूंखार जुमला गूंजा। उसने शायद मेरे साथियों को कवर करने के बाद तंबी की थी। खबरदार, अगर किसी ने जरा भी जुम्बिश की तो उसका जिस्म छलनी कर दूंगा। मुझे इतना याद है कि गिरते वक्त मैंने दरख्शां की जानिब देखा था। मेरा ख्याल था कि वो पेश आने वाले हालात से खौफजदा और नर्वस होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मुमकिन है वो मेरा वहम हो, मगर जहां तक मुझे याद पड़ता है दरख्शां के याकूती होंठों पर उस वक्त भी एक मायनी खेज तबस्सुम मौजूद था। मैंने उस मुस्कुराहट का मफहूम समझने की कोशिश की, लेकिन वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया। वह एक निहायत पुरसकून और आरामदेह बिस्तर था। कमरे का माहौल ख्वाबनाक था। वहाँ की हर चीज़ में एक हुस्न, एक सादगी मौजूद थी। मैंने तेजी से पलकें झपकाना शुरू कर दी। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। मैंने अपने बोझल जहन को कुरीदना शुरू किया। मुझ पर गनूदगी की हालत आ रही थी, लेकिन मुझे याद आ गया वो मार्टन की शदीद ज़रब थी जिसने मुझे मोटर बोट पर औंधे मुँह गिरने पर मजबूर कर दिया था। मेरी निगाहों के सामने से आफाम हबशी का चेहरा उभर आया। उसने फायर करके मेरी दाहिनी रान और बाएं शाने को जख्मी कर दिया था। मैंने नज़र घुमाकर बाएं शाने की सिमत देखा, जहां निहायत सलीके से पट्टी बंधी हुई थी। हाथ को जुम्बिश देने की कोशिश की तो दर्द से तड़प उठा। मेरी दाहिनी रान भी फोड़े की तरह दुख रही थी। मैं शायद दुश्मनों की कैद में था। वह मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करके मेरी ज़िंदगी बचाना चाहते थे, इसलिए कि उन्हें मुझसे एडगर और अबू रियाज का खोज निकालना था। लेकिन मेरे साथी, मेरे ज़हन को झटका लगा, कहीं उन दरिंदों ने कैलाश और जैकब को मार तो नहीं डाला, और मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरी दरख्शां का क्या बना। मेरे दिमाग में परेशान कुन सवालात उभरने लगे। मिस्टर जमाल, क्या आप खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? एक मुहज़्ज़ब नुस्वानी आवाज़ मेरी कुव्वत समात से टकराई। मैंने फ़ौरन गर्दन घुमाकर दूसरी सिमत देखा। वो एक पेशावर नर्स नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मरियम का तकद्दस था। निगाहों में हमदर्दी थी। सफ़ेद लिबास में वो बेहद हसीन मालूम हो रही थी। मैं एक सानिए तक उसे देखता रहा। वह मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। बहैसियत नर्स वो अपने पेशे के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, लेकिन शायद वो भी मेरे दुश्मनों के जत्थे की एक फ़र्द थी, एक खूबसूरत और हसीन नागिन। मेरे चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मैंने कदरे तल्ख लहजे में पूछा, कौन हो तुम और मैं इस वक्त? प्लीज़ मिस्टर जमाल, नर्स ने तेजी से मेरी बात काटते हुए कहा। डॉक्टर ने आपको फ़िलहाल सिर्फ आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर? मैं चौंका। डॉक्टर कैलाश कहाँ है वो? परेशान मत हूँ, वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली। आपके साथी खैरियत से हैं? डॉक्टर कैलाश और फादर जेकब बस आते ही होंगे। मुलाकातियों की आमद का वक्त हो चुका है। क्या? मैंने उसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अस्पताल में। अस्पताल, मैंने दिल ही दिल में कहा, फिर बोला, नर्स, क्या ये अस्पताल? मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। कैलाश और जेकब के आ जाने से मेरी तवज्जो उनकी जानिब मबजूल हो गई। कैलाश मुझे होश में देखकर तेजी से मेरे करीब आया, फिर नर्स से मुखातिब होकर बोला, सिस्टर, क्या मेरे दोस्त को दोबारा? हालात पर मुनहसिर है। नर्स ने मुझे मायने खेज नज़रों से देखा, फिर ज़ेर लब मुस्कुराती वापस चली गई। रब अजीम का एहसान है कि इस वक्त तुम पूरी तरह होशोवास में हो। जेकब ने खुशी का इजहार किया। हम इस वक्त कहाँ हैं? मैंने कैलाश से पूछा। अमेरिका के एक अस्पताल में। अमेरिका? मैंने हैरत का इजहार किया। हम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा मेरे दोस्त कि अपने जहन पर ज़्यादा बोझ मत डालो। कैलाश निहायत अपनाइयत से बोला। 2-4 रोज़ के मुकम्मल आराम के बाद तुम्हारी कैफियत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो मेरी दरख्शां कहाँ हैं? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। वो भी खैरियत से है, कैलाश ने जल्दी से कहा, फिर बात का रुख बदलते हुए बोला। अब तुम ज़ाती तौर पर खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? हम मोटर बोट में थे कैलाश, मैंने संजीदगी से कहा।
मार्टन मेरे कब्जे में आ जाता तो उसके साथ ही हमारे रहम करम पर होते, लेकिन वो सियाफाम हबशी ज़्यादा चालाक साबित हुआ। मुझे याद है उसी की गोलियों ने मुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया था। मुझ पर नकाहत तारी हो गई थी। फिर भगवान की कृपा है कि गोली ने तुम्हारे सिर्फ गोश्त की खैरियत दरियाफ्त की, हड्डी का कोई हिस्सा या जोड़ मुतासिर नहीं हुआ। वरना क्या तुम मुझे बताओगे कि मार्टन के साथियों ने हमें आज़ाद क्यों कर दिया? जमाल तुम्हें फ़िलहाल नहीं, मैं तेजी से बोला। मेरी ज़हनी हालत पूरी तरह बहाल है। तो मुझे तफसील से बताओ, मेरे होश में आने के बाद क्या हुआ था? मार्टन और उसके साथी हमें अपने जहाज़ पर ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि हमें धोखे से पकड़ लिया गया है। दरअसल उन्हें कुछ दूसरे लोगों की तलाश थी। फिर भी उन्होंने हमें 3-4 रोज़ तक मजीद इत्मीनान के लिए जहाज़ पर ही कैद किए रखा। जब गिरोह के सरगना की तरफ से हमारे बेगुनाह होने की तस्दीक हो गई, तब उनका सलूक हमारे साथ कदरे बेहतर हो गया। फिर उन्होंने हमें ज़ुबान बंद रखने की सख्ती से ताकीद की और कैलाश ने अपना बयान मुख्तसर करने की खातिर एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, मैं तुम्हारे बेहतर इलाज के लिए तुम्हें अमेरिका ले आया। भगवान का शुक्र है कि आज क्या तुम्हारे बयान से मैं ये समझूं कि आज मैं बहुत दिनों बाद होश में आया हूँ? मैंने कैलाश को हैरत से तकते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे जख्मों की हालत ख़राब थी, इसलिए डॉक्टरों के मशवरे से तुम्हें ज़्यादातर बेहोशी रखा गया। और मैं तुम्हें मुकद्दस मसीह के नाम पर यही मशवरा दूंगा कि पुरानी बातों को ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। जेकब ने सर्द आ भरकर कहा, यह समझ लो कि हमने खुली आंखों से जो कुछ देखा वो सब फरेब नज़र था, शराब था। और हकीकत सिर्फ इतनी है कि रब अजीम ने हमें दोबारा मुहज़्ज़ब दुनिया में वापस पहुंचा दिया। मार्टन के गिरोह के लोग हमारे लिए आज़ादी का वसीला साबित हुए। दरख्शां कहाँ है? मैंने जेकब के चेहरे के तासुरात से उलझते हुए कैलाश से पूछा, तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो दरअसल मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी। कैलाश, मैं उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बताओ, मेरी ज़िंदगी कहाँ है? तुमको आराम की ज़रूरत है मेरे दोस्त। नहीं, मैं तिल मिला उठा, मुझे सिर्फ दरख्शां की ज़रूरत है। खुदावन तुम पर अपनी रहमत नाजिल करे, जेकब ने आस्था से कहा। दरख्शां भाभी के सिलसिले में भी तुम्हें अपने दिल को समझाना होगा। वो कहाँ है? मैंने जेकब का जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। उसके लहजे में मायूसी का जो अंदाज था, उससे मेरी वहशतें दो चंद होने लगी। मैंने उठने की कोशिश की तो कैलाश ने मेरे बाजू थाम लिए। वो मुझे समझाते हुए बोला, होश में आओ जमाल, ये क्या दीवानगी है? अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि अपने पैरों पर। कैलाश, मैं तुम्हें भगवान की कसम देता हूँ, अपनी दोस्ती और मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, मुझे बता दो कि मेरी दरख्शां कहाँ है। उसके बगैर मैं एक लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखों से जेकब को इशारा किया तो वो मुझे देखता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। मुझे कैलाश की हरकतें और बातें अजीब लग रही थीं। मैं उसे दीवानों की तरह घूरता रहा। जेकब के कमरे से चले जाने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, दरख्शां हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द। तुम। मेरे जहन में चिंगारियां सुलगने लगीं। मेरे लहू की गर्दिश तेज हो गई। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मेरी बात का यकीन करो जमाल, मार्टन और उसके साथियों ने दरख्शां भाभी को बतौर यरगमाल अपने पास जहाज पर रोक लिया है। कैलाश ने कहा, उन्होंने वादा किया कि अगर हमने अपनी जुबान बंद रखी तो वो बहुत जल्द तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर देंगे। गोया तुम मेरी दरख्शां को दुश्मनों के निर्गे में छोड़कर चले आए, शायद इसलिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी मेरी दरख्शां से ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन मैं दरख्शां के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं उसे वापस लाऊंगा, ख्वाहिश के लिए। मैंने पागलों के अंदाज में उठने की कोशिश की तो कैलाश पूरी शिद्दत से मुझसे लिपट गया। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं, लेकिन मैं उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा था। मैंने कैलाश का मुंह भी नोचा, उसके बालों को जकड़ कर उखाड़ने की भी कोशिश की, चीखा चिल्लाया भी, मगर उसकी गिरफ्त से आज़ाद न हो सका। फिर जेकब दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ एक अमरीकी डॉक्टर और अस्पताल का दूसरा अमला भी मौजूद था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि कैलाश ने जेकब को बाहर जाने का इशारा क्यों किया था। मैंने खुद को आज़ाद कराने की एक और आखिरी कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। हमले के लोगों ने मुझे जकड़ के बेबस कर दिया। फिर मुझे ज़बरदस्ती को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत लम्हों में ख़त्म हो गई। रगों में दौड़ता हुआ कोई जूद असर महलूल तेज़ी से मेरे दिमाग से टकराया और दूसरे ही लम्हे मेरा जहन एक बार फिर तारीकियों में गोते खाने लगा। रफ़ीकी का चेहरा मेरी निगाहों के सामने फ़िज़ा में लहराता बल खाता उभरा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खुदा के नेक और बरगज़ीदा बंदे ने उसे मेरी निगहदाश्त पर मामूर किया था। रफ़ीकी ने मुझे यही बताया था कि वो मजजूब के इशारे पर मेरे काम आ रहे और एक हद तक मेरी रहनुमाई करता रहेगा। उस वक्त उसे निगाहों के सामने देखकर मेरे बेकरार दिल को करार आ गया। कैलाश ने दरख्शां के बारे में जो कुछ कहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे जकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का अमल मुमकिन है डॉक्टरों के फैसले के मुताबिक रहा हो, लेकिन कैलाश की इस हरकत ने मुझे मुतनफ़र कर दिया था। चुनाचे मैंने रफ़ीकी को गौर से देखते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम आड़े वक्त में ज़रूर मेरे काम आओगे। तुम्हें यकीनन हालात की सितम ज़रीफ़ी का इल्म होगा और यह भी कि मेरे संग दिल दुश्मनों ने दरख्शां को बतौर यरगमाली अपने कब्ज़े में रखा है। और मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ सैयदी, लेकिन क्या? मैंने दिल मिलाकर कहा, क्या तुम दरख्शां के हसूल में मेरी मदद नहीं करोगे?
याद करने की कोशिश करो मेरे अजीज, मैंने ढके चुपे लफ्ज़ों में पहले भी तुम्हें यही बावर कराने की कोशिश की थी कि तुम एक परछाई के ताक़ुब में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जिसे तुम दरख्शां समझ रहे हो वो गंदी कुव्वतों का एक हसीन फरेब था जिसे वक्त ने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। सैयदी, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बुजुर्ग की सिफारिश ने तुम्हें बर्बादी के रास्तों पर बहुत दूर निकल जाने से पहले ही बचा लिया। जहन को कुरीदने की कोशिश करो, अकल से सोचो। क्या ओरिगा ने तुमसे ये दरख्वास्त नहीं की थी कि तुम एक खास वक्त तक तिलिस्म गधे के तहखाने में सोई हुई रूह से बात नहीं करोगे? उसी फरेबी बूढ़े ने जो शैतानी कुव्वतों का मालिक था, मजजूब की अंगूठी को अंधे की लाठी कहा था। वो जानता था कि वक्त के हसीन गिरदोपेश ने तुम्हारी आंखों में जो चकाचौंध पैदा कर दी है वो तुम्हें बुजुर्ग के लाजवाल तोहफे की जानिब से गाफिल कर देगी। तुम जिंदगी के पुरपेच रास्तों पर भटकते रहोगे। रफ़ीकी के लहजे में जाने क्या सैर था कि मैं चाहने के बावजूद उसे बोलने से ना रोक सका। गुमसुम उसकी बातें सुनता रहा। उसने बावर कराया कि दरख्शां की मोहब्बत और उसकी जुदाई ने वक्ती तौर पर ईमानी कुव्वतों को कमज़ोर कर दिया था, जिसके सबब गंदी और स्याह कुव्वतों ने मुझे शिकार करने का मंसूबा बनाया। मुझे अपने जाल में फांसने की खातिर इस तरह हसीन और पुरफरेब वादियों के सैर अंगेज़ माहौल में भटका दिया कि मैं हर फरेब को हकीकत समझने लगा। रफ़ीकी ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि भूरी पहाड़ियों पर मुअम्मर जादूगरों ने दरख्शां को देखकर उसे सजदे शुरू कर दिए थे? गौर करो सैयदी, तुम एक कलमागो मुसलमान हो। क्या खुदा के सिवा किसी और को सजदा जायज़ है? नहीं। तुमने एक फरेब को अपनी ज़िंदगी अपनी रूह समझकर वक्त के हाथों सैकड़ों धोखे खाए हैं। सोचो मेरे अजीज़, क्या उस फरेबी औरत ने जो तुम्हारे सामने दरख्शां का रूप इख्तियार किए हुए थी, एक मौका पर खुद इकरार नहीं किया था कि वह तुम्हारे दोस्तों को अपने वजूद का यकीन दिलाने की खातिर बेहोशी का नाटक खेल रही थी? अगर वह तुम्हारी दरख्शां होती तो उसे तुम्हारे दोस्तों के साथ मकर फरेब की क्या ज़रूरत थी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अगर वो फरेब है तो उसे मेरे दुश्मनों ने यरगमाल बनाने की हमाकत क्यों की? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। इसलिए कि कुदरत को अब उन बदकारों की सरको भी मंजूर है, रफ़ीकी ने यकीन से कहा। तुम मजजूब की मेहरबानियों से बच गई, लेकिन वो जो दरख्शां को अपने लिए माले गनीमत समझ रहे हैं, कुदरत के हाथों अजियतनाक तबाही और बर्बादियों का शिकार होंगे। उनका अंजाम इबरतनाक होगा। रफ़ीकी, तुम कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने खुद को संभालते हुए टूटे लहजे में पूछा। अब भी वक्त है सैयदी। उसकी आवाज़ में मेरे लिए हमदर्दियाँ कूट कूट कर भरी थी। होश में आने की कोशिश करो, तुम्हारी दरख्शां मर चुकी है। खुदावंद करीम को यही मंजूर था और याद रखो, वो जो मर जाते हैं दोबारा लौट कर नहीं आते। यही एक मुसलमान का अकीदा है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो अगर फरेब भी थी तो भी मेरी दरख्शां की हूबहू और जीती जागती तस्वीर थी। सोचो रफ़ीकी, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम पर क्या गुजरती? शायद मेरी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ ना होती। रफ़ीकी ने जवाब दिया। कुछ फरेब ऐसे होते हैं जो असल से ज़्यादा पुरकशिश और जानदार नजर आते हैं और इंसान को राह रास्त से गुमराह करने के लिए गंदी और काली ताकतों की पैदावार होती हैं। यही कुदरत का इम्तिहान है मेरे अजीज़। जो साबित कदम रहा उसने मंजिल को पा लिया, और जिसके कदम डगमगा गए वो तारीकियों में भटकता रहता है। क्या तुम नहीं जानते सैयदी, वो अपने नेक बंदों को वक्त और हालात की कसौटी पर परखता है, इम्तिहान लेता रहता है। और मुमकिन है तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? उसे कैसे फरामोश कर दूं जो दिलो दिमाग में खुशबू बनकर बस गई है? सच्चे दिल से खुदा के हजूर सजदा रेज हो जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा। वही तुम्हारे कल्ब को सुकून और ईमान की दौलत से मालामाल करेगा। रफ़ीकी, मैंने दबी जुबान में दरख्वास्त की, क्या तुम मेरी खातिर उसे दुश्मनों की कैद से रिहाई दिला सकते हो? तुम फिर भटक रहे हो। संभलो सैयदी, संभलो। मैं जानता हूँ कि वो मेरी नज़रों का फरेब है, वक्त और हालात की पैदावार है, लेकिन है तो मेरी दरख्शां की जीती जागती तस्वीर। रफ़ीकी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका हैवला फ़िज़ा में तैरता रहा। मेरा आखिरी जुमला सुनकर उसके तेवर बदल गए। फिर वो फ़िज़ा में तहलील होकर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मेरा इज़्तिराब बढ़ गया। रफ़ीकी की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं, सदाए बाज़गश्त बनकर मेरे दिलो दिमाग पर आहनी ज़रबें लगा रही थीं। तब मुझे जैक्सन याद आया। मैंने उसे दिल ही दिल में आवाज़ दी, लेकिन जैक्सन की तरफ से कोई जवाब न आया। मेरे जुनून और दीवानगी की कैफियतों में इजाफा हो रहा था। गुजरी हुई बातें एक एक करके मुझे याद आ रही थी। फिर मुझे मजजूब की याद आई, जिसकी अंगूठी इस बात की दलील थी कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। अंगूठी का ख्याल आते मेरी निगाहें लकड़ी की उस अंगूठी पर जम गई जो मैंने मजजूब के हाथ से उतारी थी। मैंने महसूस किया जैसे खुदा के उस नेक बंदे की बख्शी हुई अंगूठी से भीनी भीनी महक उठकर मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है, मुझे सुकून पहुंचा रही है। और फिर मैं चौंक उठा। कह कि वो आवाज़ अचानक उभरी तो मेरी तवज्जो अंगूठी की जानिब से हट गई। मैंने नजरें घुमाकर देखा। मजजूब मेरे करीब खड़ा दीवानावार कह लगा रहा था। मैं उसे आंखें फाड़े देखता रहा। क्या देख रहा है? हाँ, क्या मैं तेरी महबूबा हूँ? मजजूब ने संजीदगी इख्तियार करके सरसराती आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। बाबा, वक्त ने मेरे साथ दगा किया है, फरेब किया है। मेरी बात मानेगा? मजजूब ने दीदे नचाते हुए बड़ी राजदारी से कहा।
फिर इधर उधर देखकर आहिस्ता से बोला, तू भी दुनिया के पुष्ट पर एक ठोकर मारकर अपने थान की तरफ सरपट दौड़ लगा दे, आई समझ में? तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गए हो बाबा, कुछ मेरी रहनुमाई भी कर दो, मैंने इल्तिजा की। ऊंची ऊंची छलांगे मारा कर, तू भी उड़ना सीख लेगा। लेकिन तेरी दुम, क्या हुई तेरी दुम? वो अजीब नजरों से मुझे घूरने लगा। मेरी दुम कट गई है बाबा, वक्त ने उसे मुझसे छीन लिया। मिट्टी में लौट लगा के कपड़े झाड़ ले, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा, मेरी रक्षा की हकीकत। दुम कट गई तो उसे हिलाना बंद कर दे, मज्जूब ने मेरी बात काटते हुए बड़ी जलाली अंदाज में कहा। टिकटिकी बांधकर ऊपर वाले नीले गुंबद की तरफ देख, वहां तुझे हर चीज दरख्शां नजर आएगी। मुझे तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत है, मैं गिड़गिड़ाने लगा। मुझे मायूस ना करो बाबा, दुम कट जाने का मलाल न कर पगले, तू गनी भी है और किस्मत का धनी भी। जा, वापस लौट जा। बाबा, तुम मुझे सहारा दे सकते हो। खबरदार पलट कर मत देखना, जा, दफा हो जा। थान पर जाकर औंधा हो जा, सरजमीन पर मारना सीख ले, बेड़ा पार हो जाएगा। हक कल्ला, याहू याहू याहू। मैंने मज्जूब को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हक कल्ला और याहू के नारे बुलंद करता हुआ मेरी नज़रों से गायब हो गया और फिर मैं हड़बड़ा कर जाग उठा। अस्पताल में बिस्तर के करीब कैलाश और जेकब के अलावा अमले के दूसरे लोग भी मौजूद थे। मैं उन्हें खाली खाली नज़रों से देखता रहा। उनकी निगाहों में मेरे लिए तशवीश के तासुरात थे। जमाल, कैलाश ने मुझे नरम लहजे में मुखातिब किया, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। मैं होश में आ गया हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। फिर जेकब की तरफ देखकर बोला, तुम आज ही मेरी जागीर की तरफ वापस लौट जाओ। दीवान जी से कहना कि वो सारा हिसाब किताब तुम्हें समझा दें। कैलाश कुछ दिनों बाद तुम्हारा हाथ बटाने के लिए पहुंच जाएगा। रब अजीम तुम पर अपना साया बरकरार रखे, जेकब पुरमुसरत लहजे में बोला। मुझे यकीन था तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कैलाश ने मेरे चेहरे के तासुरात देखते हुए दबी जुबान में सवाल किया। अभी मुझे अपने आप को पाने के लिए अभी एक और सफ़र करना पड़ेगा, मैंने अश्क नदामत बहाते हुए जवाब दिया। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। क्या मतलब? कैलाश चौंका। तुम किस सफ़र की बात कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी हालत। मैं जिस सफ़र की बात कर रहा हूँ उसमें जिस्म की नहीं, रूह की कुव्वत दरकार होती है। मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझ सकोगे कैलाश, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर एक तवील सांस लेकर आंखें मूंद ली। मेरी निगाहों के सामने मजजूब का चेहरा उभर आया, जो पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैंने उसके ताक़ुब में कदम आगे बढ़ा दिए।